अध्याय 351 रोहन मल्होत्रा ये बदमाश _1। 5वां मीटिंग रूम जयपुर मीडिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे उच्च मानक वाला मीटिंग रूम है, जो आमतौर पर विशेष उद्देश्यों के लिए आरक्षित होता है, जैसे कि विशेष मेहमानों की स्वागत या वरिष्ठ स्तरीय बैठकों के लिए। इस समय सौरभ चटर्जी, चंद्र प्रकाश और केल्सन विशेष दूत विलियम 5वें मीटिंग रूम में गोल कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर बैठे थे। जबकि केल्सन ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वह मूल कैसन अनुबंध को बिना शर्त स्वीकार करेगा। आखिरकार कैसन और केल्सन में संसाधनों, चैनलों और अन्य पहलुओं में अंतर हैं, इसलिए कई चीजों को फिर से समायोजित करने की आवश्यकता थी। विलियम ने पहले ही बता दिया था कि वह श्री केल्सन केविन का पूरी तरह प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और मौके पर ही सभी निर्णय ले सकते हैं। सौरभ चटर्जी को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मौके पर ही निर्णय लिया कि वे आज एक सहकारी ढांचे समायोजन प्रस्ताव को अंतिम रूप देंगे, जिसमें एक घटना रिपोर्ट और अनुबंध परिवर्तन आवेदन शामिल होगा और इसे समूह को सौंप देंगे। भले ही उच्च अधिकारी इसे न देखें, यह उनकी कार्यकुशलता को उजागर करेगा। समूह के वरिष्ठ अधिकारी निश्चित रूप से अत्यधिक संतुष्ट होंगे। चंद्र प्रकाश और विलियम दोनों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। जितनी जल्दी ये तय हो, उतनी ही कम जटिलताएं होंगी। जब वे बात कर रहे थे, कार्यालय का दरवाजा धीरे से 5 बार खटखटाया गया। सौरभ चटर्जी के सहायक ने दरवाजा खोला, तीनों की ओर सिर हिलाया और सौरभ से कहा, श्री सौरभ, श्री रोहन आ गए हैं। ये कहते हुए रोहन मल्होत्रा पहले ही अंदर आ चुके थे, काफी गंभीर दिखते हुए। श्री रोहन, आप आखिरकार आ गए। अच्छा, जल्दी से बैठिए, हम अभी मीटिंग शुरू करेंगे। सौरभ चटर्जी पहले से ही अधीर थे। उन्होंने अपने सहायक की ओर देखा। आप मीटिंग का कार्यवृत्त लें, समूह के ओए सिस्टम का उपयोग करें, मेरे अधिकार के साथ। जैसे ही हम किसी आइटम पर मतदान करें, आप उसे अपलोड करें। ठीक है, सहायक ने जवाब दिया, एक तरफ की सीट ढूंढी और लैपटॉप सेट किया। समूह के ओए सिस्टम में अपलोड किए गए संकल्पों को तत्काल दस्तावेज माना जाता है और उनकी प्राथमिकता के साथ प्रोसेसिंग की जाती है। हालांकि सबसे तेज होने पर भी जवाब के लिए 1 दिन की आवश्यकता होती थी। ये पहले से ही बहुत कुशल था, ये देखते हुए कि समूह के पास अनगिनत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां थीं, जिनके मामलों का एक आश्चर्यजनक संचय था। श्री रोहन, मेरे सहायक ने आपको रास्ते में बताया था। कैसन कंपनी दिवालिया हो चुकी है और वर्तमान में दिवालियापन का सामना कर रही है, कानूनी प्रक्रियाओं से गुजर रही है, सौरभ चटर्जी ने कहा। हाँ, ये सुनकर मुझे बहुत खेद है। रोहन मल्होत्रा का चेहरा गंभीर था क्योंकि वे पास आए। यूरोपीय बाजार विस्तार योजना पहले ही समूह को रिपोर्ट की जा चुकी है, इसे अचानक रोका नहीं जा सकता। केल्सन का समय बहुत सटीक है। रोहन मल्होत्रा ने विलियम की ओर मुस्कुराया। विलियम तुरंत खड़े हुए, अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कान के साथ कहा, श्री रोहन। रोहन मल्होत्रा ने विलियम के साथ हाथ मिलाया और उन्हें बैठने का इशारा किया, फिर चंद्र प्रकाश के बगल में बैठ गए। मौजूदा तात्कालिक स्थिति को देखते हुए मैं सीधे बात पर आता हूं। विलियम को हिंदी समझ नहीं आती थी, लेकिन सौरभ चटर्जी ने विषय से परहेज नहीं किया। उन्होंने रोहन मल्होत्रा और चंद्र प्रकाश को सीधे संबोधित किया। कैसन खत्म हो चुका है। वह अनुबंध 1 महीने से भी कम समय पहले हस्ताक्षरित हुआ था। अगर समूह को पता चला तो हम में से कोई भी अच्छी स्थिति में नहीं होगा। मैं अक्षम हूं और आप दोनों के रिकॉर्ड पर भी एक निशान अनिवार्य रूप से बन जाएगा। सौरभ चटर्जी वास्तव में चिंतित थे और उनके शब्द स्पष्ट थे। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, सहमति जताते हुए। हालांकि हम सभी कंपनी और समूह के लिए मेहनत से काम कर रहे हैं, हमें अपनी पदोन्नति और भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। हम ऐसी घटना को कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने या समूह के हम पर भरोसे को कम करने की अनुमति नहीं दे सकते। अब आइए इस सहकारी ढांचे की एक बार फिर समीक्षा करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच पिछले मतभेद इस मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे, सौरभ चटर्जी ने जोर दिया। ठीक है, रोहन मल्होत्रा और चंद्र प्रकाश ने एक स्वर में सहमति जताई। ऐसे एकता के क्षण वाकई दुर्लभ थे। सौरभ चटर्जी भावुक हो गए। श्री रोहन, आपके आने से पहले श्री चंद्र ने कुछ समायोजन किए, जो बहुत अच्छे थे। मैंने भी कुछ बिंदु जोड़े और श्री विलियम ने भी सहमति दी है। आप सुने, और अगर यह अच्छा लगता है तो हम मतदान करेंगे। सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश को पढ़ने का इशारा किया। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, चंद्र की ओर देखते हुए। सबसे पहले, समय सीमा मील के पत्थर के समायोजन के संबंध में पहला आइटम, सहयोग के पहले चरण की शुरुआत को मूल नवंबर की शुरुआत से स्थगित करके मध्य दिसंबर तक करना होगा, चंद्र प्रकाश ने कहा। चंद्र प्रकाश के बोलने के बाद रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया और तुरंत सहमति जताई। सहमत। सहमत, सौरभ चटर्जी ने भी सिर हिलाया। सौरभ चटर्जी के सहायक ने जल्दी से इसे टाइप किया, टाइपों के लिए जांचा और सीधे अपलोड कर दिया। सहायक एक पूर्व स्टेनोग्राफर था और इस तरह के काम में कभी गलती नहीं की थी। दूसरा आइटम, विज्ञापन के 3 चरणों के लिए प्रवक्ता के संबंध में केल्सन के मौजूदा संसाधनों के अनुसार समायोजन करने का सुझाव देता है, चंद्र प्रकाश ने जारी रखा। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, सहमत।
सहमत, सौरभ चटर्जी ने कहा। सौर BH चटर्जी के सहायक ने जल्दी से टाइप किया, प्रूफरीड किया और अपलोड किया। एक ही बार में पूरा हुआ। इस प्रकार सहकारी ढांचे के 10 से 20 संशोधनों को पढ़ने के साथ जैसे ही चंद्र प्रकाश उन्हें पढ़ते गए, रोहन मल्होत्रा और सौरभ चटर्जी लगातार सहमति जताते रहे। स्थल पर कीबोर्ड की खटखट की तालमेल भरी आवाज हवा में गूंज रही थी क्योंकि संकल्पों को एक के बाद एक कॉर्पोरेट सिस्टम में दर्ज किया जा रहा था। चंद्र प्रकाश इतने सारे आइटम जोर से पढ़ने के बाद थोड़ा थक गया था। उसने पानी का एक घूंट लेने के लिए रुका और रोहन को आगे बढ़ने का इशारा किया। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, पहले विलियम की ओर मुस्कुराया और अंग्रेजी में कहा, श्री विलियम, मेरे पूरक आपके पक्ष से संबंधित नहीं है और प्रक्रिया को तेज करने के लिए मैं हिंदी का उपयोग करूंगा। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? विलियम चौंक गया, चंद्र प्रकाश की ओर देखा, जिन्होंने हल्के से सिर हिलाया। निश्चित रूप से, विलियम ने सहमति दी। इससे सहायक के लिए नोट्स जल्दी लेना सुविधाजनक हो गया और स्वाभाविक रूप से सौरभ चटर्जी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे पहले चरण के विज्ञापन चक्र और तरीकों के संबंध में मेरा मानना है कि हमें निम्नलिखित समायोजन करने चाहिए, रोहन ने हिंदी में कहा। सौरभ चटर्जी सुनते हुए बार बार सिर हिलाते रहे। ये सुझाव अच्छा था, ये वही था जो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। सहमत, चंद्र प्रकाश ने बिना सोचे कहा। सोचने की क्या जरूरत थी? रोहन जो अगले 7 या 8 बिंदु बनाने वाले थे, सब कुछ चंद्र प्रकाश ने उनके साथ उस सुबह चर्चा किया था। इसके बाद रोहन ने कई बिंदु रखे, सभी बहुत समझदारी भरे और उचित। चंद्र प्रकाश ने उनकी स्वीकृति में बहुत उदारता दिखाई। सभी को इतना सामंजस्यपूर्ण देखकर सौर BH चटर्जी ने राहत की सांस ली। वह सुबह से चिंतित और थका हुआ था और अब वह आखिरकार थोड़ा आराम कर सकता था। थोड़ा ढीला पड़ते हुए सौरभ ने चंद्र प्रकाश के बाद बिना सोचे समझे सहमति जताना शुरू कर दिया। एक तरफ रोहन समूह के बारे में बकवास नहीं करेगा और न ही कर सकता था, और दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश आखिरकार निगरानी कर रहा था। अल्पविराम। जैसे ही वह बोल रहा था, रोहन के मुंह के कोने हल्की मुस्कान में मुड़ गए। 7वां बिंदु है रॉन की व्यवसाय सलाहकार टीम को जयपुर मीडिया में भर्ती करना। सहमत, चंद्र प्रकाश ने लगभग बिना सोचे कहा। सहमत, सौरभ चटर्जी ने भी पीछे पीछे कहा। अपनी सहमति चिल्लाने के बाद दोनों लोग ठिठक गए। विशेष रूप से चंद्र प्रकाश, उनकी पुतलियां अविश्वास में फैल गईं क्योंकि उन्होंने रोहन की ओर देखा। अल्पविराम। दोनों सहमतियों को सुनकर सौरभ चटर्जी के सहायक ने भावहीन चेहरा लिए, टाइप किया, प्रूफरीड किया और संकल्प भेज दिया। अल्पविराम। आपने क्या कहा, श्री रोहन? रॉन की टीम को जयपुर मीडिया में भर्ती करना? चंद्र प्रकाश ने आश्चर्य से भौहें चढ़ाकर पूछा। यह उन कार्यों में शामिल नहीं था जो उन्होंने रोहन को सौंपे थे। इसके अलावा रात्रिभोज की बैठक के दौरान क्या यह तय नहीं हुआ था? क्या रॉन की टीम को उनके चाचा के पास या फिर दूसरी तरह श्री केविन के पास नहीं जाना था? उन्हें जयपुर मीडिया में क्यों लाया जाए? चंद्र प्रकाश की नजर अनमित्रवत थी। रॉन मेरे पास आया था, उसने जयपुर मीडिया में शामिल होने की इच्छा जताई, रोहन ने शांति से कहा, उनकी ओर मुस्कुराते हुए। क्या गलत है? क्या यह अच्छी बात नहीं है? अचानक खुश होते हुए सौरभ चटर्जी ने सहमति जताई। वास्तव में एक अच्छी बात। अब जबकि सौर BH चटर्जी ने इतना कह दिया था और संकल्प पहले ही अपलोड हो चुका था, अब कुछ कहना बहुत देर हो चुकी थी। चंद्र प्रकाश अंदर से उन्माद में थे, लेकिन वे सौर BH चटर्जी के सामने हंगामा नहीं कर सकते थे। उन्होंने रोहन को गुस्से से घूरा। रोहन इतना कष्टप्रद रूप से आत्मसंतुष्ट और घमंडी दिख रहा था कि चंद्र प्रकाश को उसे एक अच्छा थप्पड़ मारने की खुजली हो रही थी। उनके सारे सावधानीपूर्वक गणनाएं, फिर भी उन्होंने रोहन, उस शैतान आदमी को नहीं भापा था जिसने उन सभी को खेल लिया था। चाचा को जब ये पता चलेगा तो निश्चित रूप से गुस्सा हो जाएंगे। अध्याय 352, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की। _1। केवल 5 लोगों की मौजूदगी वाली बैठक मात्र 2 घंटों में समाप्त हो गई। कुल मिलाकर सौरभ चटर्जी संतुष्ट थे। उन्होंने सहयोग ढांचे के 35 सुझाए गए संशोधनों की समीक्षा की और उन्हें समूह को रिपोर्ट किया। ये सहायक द्वारा एक एक करके भेजा गया प्रतीत होता था, न कि एक ही रिपोर्ट के रूप में, लेकिन वास्तव में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए फाइलें हमेशा एक निश्चित टेम्पलेट और मॉड्यूल का पालन करती थीं। रोहन मल्होत्रा को बैठक में बुलाने से पहले सौरभ चटर्जी के सहायक ने पहले से ही बैठक की पृष्ठभूमि जानकारी तैयार कर ली थी, जिसमें कैसन का दिवालियापन और केल्सन विशेष दूत की यात्रा शामिल थी। इसे टेक्स्ट रूप में भर दिया गया था। जब तक बैठक का कार्यवृत्त भेजा गया, यह एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक फाइल बन गया। एक बार अपलोड होने के बाद नीचे की कंपनियों और अपलोडर स्वयं सहित कोई भी समूह के वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें दस्तावेज की समीक्षा का कार्य सौंपा गया था, कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं रखता था। अर्थात रॉन की टीम को जयपुर मीडिया में भर्ती करने का आवेदन पहले ही समूह तक पहुंच चुका था। एक बार समूह ने मंजूरी दे दी तो वे भर्ती शुरू कर सकते थे।
आपने रॉन की टीम से कब संपर्क किया? क्या ये स्वयं रॉन था? सौरभ चटर्जी ने अतीत को याद करते हुए कुछ संदेह के साथ पूछा, जैसे कि बिना सोचे समझे पूछ रहे हों। हाँ, ये स्वयं रॉन था। उसने मुझे आपके सहायक के मेरे पास आने से कुछ ही देर पहले एक संदेश भेजा था, रोहन मल्होत्रा ने कहा। ये वास्तव में एक अत्यंत सती और छेदों से भरा बहाना था। सौरभ चटर्जी ने उन्हें गहरी नज़र से देखा, फिर चंद्र प्रकाश की ओर नज़र डाली। उन्हें अचानक लगा कि ये दोनों उनसे कुछ छिपा रहे हैं। चाहे वह चंद्र प्रकाश हो या रोहन मल्होत्रा, उनके द्वारा दिए गए सुझाव, अब जब वे सोचते हैं, सभी आश्चर्यजनक रूप से संक्षिप्त और सटीक थे। क्या वे ऐसे लगते थे जैसे उन्होंने अभी अभी सोचा हो? जितना अधिक वे सोचते, उतना ही लगता था कि उन्होंने इसे पहले से अच्छी तरह से सोच लिया था। एक कहावत है, जल्दबाजी में किया गया काम समझदारी नहीं दिखाता, और सौरभ चटर्जी बैठक से पहले और दौरान मामलों में व्यस्त अनजाने में इन मुद्दों को नजरअंदाज कर गए थे। अब जितना अधिक वे सोचते, उतना ही यह अजीब लगता था। इन दोनों को मुझसे पहले खबर थी। सौरभ चटर्जी ने चौंक कर सोचा। रोहन मल्होत्रा रॉन के साथ, चंद्र प्रकाश विलियम के साथ। इतना सरल नहीं। हाँ, वे दोनों कैसन और केल्सन के लोगों के साथ मिल रहे थे। मैं अकेला ही हूँ। सौर BH चटर्जी सतर्क हो गए। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, चाहे वह केल्सन के साथ सहयोग हो या रॉन की टीम की भर्ती, दोनों ही काफी अच्छे सौदे लगते थे और उनके लिए कोई नुकसान नहीं था। उनसे सवाल करने का कोई बहाना न मिलने पर सौरभ चटर्जी ने मुस्कुराता चेहरा बनाए रखा और उनसे कहा, रॉन की टीम के बारे में मेरा मानना है कि श्री रोहन को इसका प्रभारी होना चाहिए। श्री चंद्र, आप केल्सन पक्ष को संभालेंगे। कोई आपत्ति नहीं, है ना? रोहन मल्होत्रा और चंद्र प्रकाश ने सिर हिलाया, तुरंत सहमति जताते हुए। श्री विलियम भी थक गए होंगे। उन्हें आराम करने के लिए ले जाएं और आज शाम के लिए एक स्वागत भोज की व्यवस्था करें, सौरभ चटर्जी ने अपने सहायक को निर्देश दिया। सहायक ने सिर हिलाया और विलियम के साथ चला गया। सौर BH चटर्जी ने रोहन और चंद्र की ओर देखा, मुझे अन्य मामलों में ध्यान देना है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। आप दोनों को भी व्यस्त हो जाना चाहिए। ये कहकर सौर BH चटर्जी भी चले गए। पूरा 5वां मीटिंग रूम केवल रोहन मल्होत्रा और चंद्र प्रकाश के लिए रह गया। चंद्र प्रकाश खड़े हुए और मीटिंग रूम के दरवाजे की ओर चले। रोहन मल्होत्रा ने सोचा कि वह जा रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से चंद्र प्रकाश ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और वापस चला आया। चंद्र, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रोहन मल्होत्रा के मन में हलचल हुई, लेकिन वे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। यह आश्चर्यजनक होता अगर चंद्र प्रकाश कुछ न बोलते। श्री रोहन, इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप से चंद्र प्रकाश ने अपनी बनावट छोड़कर कठोरता से रोहन मल्होत्रा से सवाल किया। मेरे साथ क्या गलत है? रोहन मल्होत्रा ने हैरान दिखते हुए अपने चेहरे पर मासूमियत की तस्वीर बनाते हुए कहा। अभिनय, तुम मुझसे नाटक कर रहे हो। चंद्र प्रकाश ने उन्हें भावहीन चेहरा लिए देखा। ओह, तुम रॉन की टीम की बात कर रहे हो? रोहन मल्होत्रा हंसे और गंभीरता से चंद्र प्रकाश से कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने वास्तव में सुझाव दिया था कि वे श्री जयसिंह के पास जाएं। लेकिन अगर वे सहमत नहीं हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? वास्तव में, रोहन मल्होत्रा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। चंद्र प्रकाश ने उन्हें संदिग्ध नजरों से देखा। वह अब यह नहीं बता सकता था कि रोहन मल्होत्रा सच बोल रहे हैं या झूठ, या उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। ये लड़का बहुत अच्छा अभिनेता है। श्री केविन के पक्ष के बारे में रॉन की टीम ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे नहीं जाएंगे। मैं उनकी गला दबाकर तो नहीं ले जा सकता, है ना? रोहन मल्होत्रा ने आह भरी, यहां तक कि अगर मैंने उन्हें मजबूर किया तो ये बेकार होता। ठीक है, वे केल्सन में नहीं जाते तो न सही, लेकिन वे मेरे चाचा के पास क्यों नहीं जाएंगे? क्या जयपुर मीडिया वास्तव में मेरे चाचा के स्थान से बेहतर संभावनाएं दे रही है? चंद्र प्रकाश अब अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने ठंडे स्वर में हंसते हुए तंज कसा, मुझे डर है कि आप, श्री रोहन, ने उन्हें जयपुर मीडिया में आने के लिए जोरदार सलाह दी है ना? आप अपने रिज्यूमे में एक बड़ी उपलब्धि जोड़ना चाहते हैं। हम एक शीर्ष यूरोपीय व्यवसाय सलाहकार टीम को लुभाने के लिए समूह निश्चित रूप से श्री रोहन को नए सिरे से सम्मान देगा। चंद्र प्रकाश का व्यंग्य बिना कारण नहीं था। रोहन मल्होत्रा ने पहले इसका जरा भी संकेत नहीं दिया था, एक भी चेतावनी नहीं। इस कदम के साथ उन्हें अचानक पकड़ना स्पष्ट रूप से जानबूझकर था। चंद्र प्रकाश वास्तव में नाराज थे, खासकर क्योंकि उनके पास चाचा चंद्र जयसिंह को समझाने का कोई तरीका नहीं था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने छाती ठोककर कसम खाई थी कि वे जयपुर मीडिया में चीजों को अच्छी तरह से संभालेंगे और रोहन मल्होत्रा पर नजर रखेंगे। और आज इस लड़के रोहन मल्होत्रा ने ऐसा करतब कर दिखाया। चाचा इससे खुश कैसे हो सकते हैं? वह उनके बारे में क्या सोचेंगे? चंद्र प्रकाश जितना अधिक सोचते, उतना ही गुस्सा बढ़ता। ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, उन्हें अंदर जलन की आग महसूस हो रही थी। पुराना चंद्र, अगर तुम इसे इस तरह देखना चाहते हो तो ठीक है। वैसे भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन मल्होत्रा ने इसे हंसकर टाल दिया और कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे की ओर बढ़े।
जैसे कि रोहन मल्होत्रा, भविष्य के अध्यक्ष, को इस तरह की उपलब्धि का ढोल पीटने की जरूरत हो, जब उनकी हैसियत अकेले ही पूरे समूह को झुकने पर मजबूर कर देगी। उन्हें इस मामले में श्रेय लेने की क्या जरूरत थी? रोहन मल्होत्रा। जैसे ही रोहन मल्होत्रा कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजे का हैंडल घुमाने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से एक धीमी चीख आई। वे रुके, मुड़कर देखा। चंद्र प्रकाश ने उन्हें एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ देखा। मैं जानता हूं कि तुम में व्यक्तित्व और प्रतिभा है और कभी कभी मैं तुम्हारी प्रशंसा भी करने लगता हूं, चंद्र प्रकाश ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए और तुम्हें किसे नाराज नहीं करना चाहिए। वरना तुम्हारी प्रतिभा और क्षमताएं केवल और अधिक दयनीय अंत की ओर ले जाएंगी। यहां कोई और नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं। मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है। अब तुम्हें और मुझे जो करना चाहिए वह है रॉन को मेरे चाचा के पास जाने के लिए मनाने का तरीका ढूंढना। अपनी मूर्खता पर अड़े न रहो और कोई चालाक विचार न पालो। मेरे चाचा के सामने तुम बस एक टिड्डा हो जो रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है, खुद को धोखा दे रहा है। चंद्र प्रकाश के आखिरी शब्द पूरी तरह से ठंडेपन के साथ कहे गए। रोहन मल्होत्रा ने चंद्र प्रकाश की ओर मुस्कुराया। पुराना चंद्र, तुम्हारी दयालु सलाह के लिए मैं तुम्हें भी थोड़ा और ज्ञान देता हूं। हमेशा यह मत सोचो कि दूसरे खुद को धोखा दे रहे हैं, शायद तुम ही वह चींटी हो और जिसे तुम धमकी दे रहे हो वह विशाल वृक्ष है। एक चींटी जो पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है, वह न केवल हास्यास्पद है बल्कि दयनीय भी है। ये कहकर रोहन मल्होत्रा ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला और बिना पीछे मुड़े बड़े कदमों से चले गए। रोहन मल्होत्रा। चंद्र प्रकाश की नजर बर्फीली हो गई। मैंने तुम्हें मौका दिया था और तुमने मुझे अपमानित किया। अध्याय 353। इतना आसान नहीं। _1। उस दोपहर जयपुर शहर में चंद्र सरोवर के विला क्षेत्र में, सरोवर के किनारे नीले पत्थरों से बनी एक चबूतरे पर दो बेंत की कुर्सियां पास पास रखी थीं। चंद्र जयसिंह और केविन प्रत्येक के हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी थी, हंसते बात करते हुए मछली पकड़ रहे थे। चंद्र प्रकाश एक नौकर के नेतृत्व में आंगन से जल्दी जल्दी गुजरे। चाचा, श्री केविन, चंद्र प्रकाश ने पास आकर अभिवादन किया। चंद्र आ गया, चंद्र जयसिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर तौर पर वह अच्छे मूड में थे। हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे, केविन ने चंद्र प्रकाश की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम यहाँ ना आते तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ता। विलियम ने वापस आने के बाद मुझे बताया कि सब कुछ काफी सुचारू रूप से चला। तुम्हारा जयपुर मीडिया इसे गंभीरता से लेता है। शीर्ष स्तर पर एक छोटी बैठक आयोजित की, जिसमें एक महाप्रबंधक और 2 उप प्रबंधक थे। यह एक उच्च मानक है। हालांकि बाद में तुम लोग हिंदी में बात करने लगे और उसे एक शब्द भी समझ नहीं आया। ये कैसे चलेगा? मुझे उसे हिंदी सीखने के लिए कहना होगा, या अगर वह 9 महीने में धारा प्रवाह नहीं हुआ तो मैं उसे निकाल दूंगा। केविन ने मजाक किया। चंद्र प्रकाश ने जबरदस्ती मुस्कान दी। तो खास स्थिति क्या है? केविन ने पूछा। चंद्र जयसिंह ने भी अपने भतीजे की ओर देखा। केल्सन और जयपुर मीडिया के बीच सहयोग के बारे में हमने पहले ही समूह को समायोजित अनुबंध ढांचे के साथ रिपोर्ट कर दी है, जो कि हमने प्रारंभिक रूप से तैयार किया था। किसी भी दृष्टिकोण से समूह को इस सहयोग का विरोध नहीं करना चाहिए, चंद्र प्रकाश ने समझाया। खासकर जब सहायक कंपनी के प्रमुख दोनों इसका सुझाव देते हैं, तो समूह की मंजूरी और आसानी से मिलनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, बाद में तुमने क्या चर्चा की? हालांकि विलियम को हिंदी समझ नहीं आती, उसने देखा कि श्री रोहन ने कुछ महत्वपूर्ण बात उठाई थी, और तुम और श्री सौरभ दोनों काफी हैरान दिखे, केविन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर चंद्र प्रकाश एक कड़वी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं यहाँ ठीक उसी के लिए आया हूँ, ताकि आप दोनों को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट कर सकूं। केविन ने सिर हिलाया। चंद्र जयसिंह भी उत्सुक थे। रॉन की टीम के बारे में रोहन मल्होत्रा ने पहले ही रॉन से मुलाकात की है और उनकी टीम की दिशा पर चर्चा की है, चंद्र प्रकाश ने कहा। ओह, चंद्र जयसिंह ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को सहारा दिया। अब वास्तव में रुचि लेते हुए, वह बात है तो मुझे सुनना ही होगा। चंद्र प्रकाश ने चुपके से कड़वी मुस्कान दी। मुझे खेद है श्री केविन, लेकिन रोहन मल्होत्रा के अनुसार रॉन और उनकी टीम का केल्सन में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, चंद्र प्रकाश ने कहा। केविन के अन्यथा शांत व्यवहार में निराशा का हल्का भाव स्पष्ट था। कोई बात नहीं, केविन ने कंधे उचकाए और मुस्कान के साथ कहा। यह थोड़ा अफसोसजनक है, लेकिन मेरे लिए वह टीम बस एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली उपकरण है। टीम उपकरण, शीर्ष पर बैठे लोगों का दृष्टिकोण, चंद्र प्रकाश ने सोचा। अगर वे केल्सन में शामिल नहीं होते, तो वे यूरोप में उसी उद्योग में दूसरों के साथ स्थापित नहीं हो पाएंगे। यह उनकी पसंद के लिए मेरा सम्मान है, केविन ने अपने मोती जैसे सफेद दांत दिखाते हुए कहा। केविन के शब्द सुनकर और उनकी मुस्कान देखकर चंद्र प्रकाश को रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। ये श्री केविन क्रूर है। तो क्या रोहन मल्होत्रा ने रॉन और उनकी टीम को मेरे पास आने का सुझाव दिया? चंद्र जयसिंह ने पूछा।
हाँ, चंद्र प्रकाश ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि रॉन की टीम ने हमारे देश में विकास करने का फैसला कर लिया है। इस टिप्पणी के साथ चंद्र जयसिंह जोर से हंसे। श्री केविन के कंधे पर थपथपाते हुए थोड़े गर्व के साथ, पुराने सहपाठी, देखा, उन्होंने तुम्हारी बजाय मेरी तरफ को चुना। हमारे देश में तेजी से विकास और बड़ा स्थान होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से। बोलते हुए चंद्र जयसिंह को अचानक अपनी मछली पकड़ने की छड़ी में झटका महसूस हुआ। उन्होंने जल्दी से इसे पकड़ लिया। महंगी मछली पकड़ने की छड़ी एक चाप में मुड़ गई। मछली पकड़ने की रस्सी तनी हुई थी। सरोवर की सतह पर बड़े बड़े छींटे उछल रहे थे। यह जरूर एक बड़ी मछली होगी, चंद्र जयसिंह ने उत्साह से चिल्लाया। चंद्र प्रकाश ने उनकी ओर देखा और जीसू किया। रॉन की टीम में शामिल होना चाहती है। जयपुर मीडिया। यह मामला पहले ही समूह को रिपोर्ट किया जा चुका है। जब तक कुछ अप्रत्याशित न हो, समूह सहमत होगा और उनकी टीम जल्द ही जयपुर मीडिया में प्रवेश करेगी। चंद्र प्रकाश ने इसे कुछ कठिनाई और घबराहट के साथ कहा। उनकी आवाज 2 बार रुक गई। चंद्र जयसिंह के चेहरे पर गर्वीली अभिव्यक्ति अचानक जम गई। उनकी मुस्कान ठहर गई। धीरे धीरे उस पर ठंड की एक परत चढ़ गई। केविन ने उनकी दिशा में देखा, बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए। चंद्र जयसिंह के हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी लगातार हिल रही थी क्योंकि बड़ी मछली संघर्ष कर रही थी, जिससे छड़ी चरमरा रही थी। चंद्र जयसिंह ने अपनी पकड़ खो दी और दसियों हजार की कीमत वाली छड़ी सरोवर में खिसक गई। पानी में मौजूद प्राणी द्वारा खींच ली गई। बड़ी मछली भाग गई। चंद्र जयसिंह ने इसकी परवाह न करते हुए अपनी आंखों में कुछ गुस्से के साथ पीछे मुड़े, अपने भतीजे को सीधे घूरते हुए। बोल, आखिर माजरा क्या है? चंद्र प्रकाश को हवा जमती हुई महसूस हुई। अदृश्य दबाव उनकी सांस को कुछ कठिन बना रहा था। मुझे नहीं पता कि रोहन मल्होत्रा ने रॉन के साथ कैसे चर्चा की, लेकिन परिणाम यही है। उनके अनुसार उन्होंने सुझाव दिया था कि रॉन की टीम आपके पास आए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। चंद्र प्रकाश ने हकलाते हुए कहा। बकवास। उन्होंने सुझाव दिया और रॉन की टीम फिर भी जयपुर मीडिया में जाएगी। क्या मेरा स्थान महज जयपुर मीडिया से कम है? क्या शानदार सुझाव, चंद्र जयसिंह ने गुस्से में कहा। दिल्ली दरबार भवन के भोजन के उस दिन से चंद्र जयसिंह रोहन मल्होत्रा से नाराज थे। वह युवक बहुत घमंडी था। केवल केविन के बार बार विनम्रता दिखाने के कारण ही उन्होंने खुद को संयमित किया था। अब उस नन्हे ने उनकी खिलाफत करने की हिम्मत की। उसे यह हिम्मत किसने दी? वह मुझे इज्जत भी नहीं देता। यह अज्ञानी नवागंतुक वास्तव में सोचता है कि मैं उसे जयपुर मीडिया में छू नहीं सकता, चंद्र जयसिंह ने गुस्से में कहा। पुराने सहपाठी, तुम बहुत उत्तेजित हो रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि श्री रोहन जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ है? इसका उसे कोई फायदा नहीं है, केविन ने शांति से कहा, उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए। क्या तुमने किसी से उसकी जांच करवाई थी? उन्हें क्या मिला? चंद्र जयसिंह ने अपने गुस्से को दबाया, अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, जिस व्यक्ति के बारे में मैंने तुमसे कहा था, उसकी जांच कैसी चल रही है? हम जैसे ही चंद्र जयसिंह ने रिपोर्ट सुनी, उनकी भौहें और सिकुड़ गईं। बस इतना ही। ठीक है, मैं समझ गया। फोन काटने के बाद चंद्र जयसिंह ने केविन से कहा, ये लड़का, वह इंद्रपुर में एक रियल एस्टेट कंपनी से उभरा, जो हमारे समूह की सहायक कंपनी है, और किसी तरह जयपुर मीडिया का उपाध्यक्ष बन गया। कहा जाता है कि उसे हमारे समूह की निरीक्षण टीम ने खोजा था। साथ ही उसके पास कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। उसके परिवार में वह शायद सबसे सफल व्यक्ति है। कोई पृष्ठभूमि नहीं। चंद्र प्रकाश चुप हो गए। चूंकि उनके चाचा ने किसी से जांच करवाई थी, यह विश्वसनीय माना जाता था, लेकिन उन्हें विश्वास न करने का एक एहसास था। दूर की बातों को छोड़ दें, लेकिन शालिनी वर्मा का उनके लिए सक्रिय रूप से अनुबंध की तलाश करना, क्या ये बिना किसी पृष्ठभूमि के संभव हो सकता था? अगर यह सच था, तो चंद्र प्रकाश को पूरे दिल से उनकी प्रशंसा स्वीकार करनी पड़ती। कोई पृष्ठभूमि नहीं, एक छोटा व्यक्ति। केविन हंसे, आह भरते हुए। इतनी कम उम्र में और इतने बड़े पद पर बैठना वास्तव में प्रभावशाली है। मुझे लगता है वह बहुत घमंडी है, चंद्र जयसिंह ने गुस्से में कहा। ऐसा लगता है कि मुझे उसे एक सबक सिखाने की जरूरत है। युवा प्रतिभाएं गलतियां करने की संभावना रखती हैं, हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। केविन ने मुस्कान के साथ कहा, तुम पहले उसे डांट सकते हो, उसे फिर से हमारी शक्ति से परिचित करा सकते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या है? चंद्र जयसिंह ने संदिग्ध रूप से पूछा। वह रॉन की टीम को जयपुर मीडिया में शामिल करना चाहता है। यह इतना आसान नहीं होगा। केविन की मुस्कान में ठंडक की एक झलक थी। चंद्र प्रकाश का दिल धड़क गया, लेकिन वह अत्यंत उत्सुक भी था। ये जयपुर है, यूरोप नहीं। यह विदेशी यहाँ क्या कर सकता है? अध्याय 354, अचानक उथल पुथल। _1। अगले दिन दोपहर के करीब रोहन मल्होत्रा अपने कार्यालय में एक वीडियो कॉल पर थे। दोपहर के भोजन के लिए उन्होंने लावण्या वर्मा से इसे लाने को कहा, क्योंकि वह जो भी लाती थी, वह हमेशा उनके स्वाद के अनुकूल होती थी। रोहन मल्होत्रा के साथ वीडियो कॉल पर रॉन थे।
कल हमने आपकी टीम के बारे में एक बैठक की और इसे समूह को रिपोर्ट किया। मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी, रोहन मल्होत्रा ने मजाक में कहा। एक शीर्ष यूरोपीय व्यवसाय सलाहकार टीम मेरे अधीन होने वाली है। इसके बारे में सोचने मात्र से थोड़ा उत्साह होता है। उत्साहित होने की कोई बात नहीं है, रॉन ने आंखें घुमाते हुए कहा, फिर गंभीरता से दिया, मैंने अपने सदस्यों से बात की है। मेरे सहित हम में से 5 यहाँ आ सकते हैं। बाकी 6 अपने गृहनगर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये ठीक है। इंटरनेट इतना विकसित होने के कारण वे वहां से भी उतनी ही प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मैं आपको थोड़ी देर में टीम का प्रोफाइल भेजूंगा, जिसमें सभी की आकांक्षाएं, रुचियां, प्राथमिकताएं शामिल होंगी। ये शीर्ष स्तरीय आंतरिक जानकारी है, रॉन ने भावुकता के साथ कहा। वे मेरे परिवार की तरह हैं और मुझे आशा है कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और उन्हें सिर्फ पैसों से अधिक आपका विस्तृत ध्यान देंगे। रोहन मल्होत्रा ने जोरदार ढंग से सिर हिलाया। वे उनकी प्रशंसा करने लगे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी रॉन की टीम को हथिया नहीं सका। रॉन की टीम मुनाफे को साझा करती थी और प्रत्येक सदस्य पर पूरी तरह भरोसा किया जाता था, मूल्यवान माना जाता था और सम्मान दिया जाता था। ऐसी टीम स्टील की तरह मजबूत थी। मैं ध्यान रखूंगा, रोहन मल्होत्रा ने कहा। इसके अलावा किसी कारण से मुझे थोड़ी बेचैन महसूस हो रही है, रॉन ने कहा। वीडियो कॉल पर उनका चेहरा गंभीर हो गया। मैं आपके द्वारा उल्लिखित चंद्र जयसिंह से परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं केल्सन के केविन को जानता हूं। वह चीजों के प्रति बहुत जिद्दी है और जिसे उसने ठान लिया, उसे आसानी से नहीं छोड़ता। वह अपने कार्यों में क्रूर है। मैं सोच रहा हूं कि अगर वह व्यक्तिगत रूप से जयपुर में है और अगर उसने हमारी टीम पर नजर डाली, तो ये काफी समस्याजनक हो सकता है, जैसे कि एक गिद्ध अपनी शिकार पर नजर रख रहा हो। और चंद्र जयसिंह, आपके समूह के एक बड़े शख्स के शामिल होने के साथ, क्या इस मामले में कोई दुर्घटना हो सकती है? रॉन चिंतित थे। चिंता न करें, मैं हूं ना, रोहन मल्होत्रा ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। यह मामला उनके स्कोर से भी जुड़ा था और रोहन मल्होत्रा किसी भी हस्तक्षेप करने वाले से टकराने के लिए तैयार थे, यहां तक कि चंद्र जयसिंह से भी। रॉन ने चुपचाप सिर हिलाया, उनकी आंखों में भरोसा झलक रहा था। रोहन मल्होत्रा के डेस्क पर टेलीफोन अचानक बजा। उन्होंने रॉन को रुकने का इशारा किया और रिसीवर उठाया। श्री रोहन, यहाँ सौरभ चटर्जी बोल रहे हैं। ये सौर BH चटर्जी का फोन था। रोहन मल्होत्रा ने सौरभ चटर्जी को शांति से सुना, उनके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। ठीक है, मैं समझ गया। रोहन मल्होत्रा ने फोन रखा और रॉन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी एक फोन आया था, समूह ने आपकी टीम की भर्ती के लिए सहमति दे दी है। आधिकारिक नोटिस परसों जारी होगा। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। रॉन ने राहत की सांस ली और रोहन मल्होत्रा को देखकर मुस्कुराए, इसके लिए उत्सव की जरूरत है। आज रात मसालेदार झींगा कैसा रहेगा? क्या आप कुछ नया नहीं चुन सकते? रोहन मल्होत्रा ने नाराजगी और हंसी के साथ कहा। हर दिन मसालेदार झींगा खाना, सावधान रहें, कहीं आपको बवासीर न हो जाए। अल्पविराम। जयपुर मीडिया के महाप्रबंधक के कार्यालय में सौर BH चटर्जी ने मुस्कान के साथ फोन रखा। 1 घंटे पहले उन्हें समूह से खबर मिली थी कि रॉन की टीम को जयपुर मीडिया में शामिल होने की अनुमति दी गई है और उनकी बहुत प्रशंसा की गई थी। ये टीम अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन ने मूल्यांकन किया और माना कि यह टीम यूरोपीय मीडिया कंपनियों के साथ सहयोग से भी अधिक मूल्यवान थी। ऐसी उच्च प्रशंसा, मान्यता से संतुष्ट महसूस करते हुए सौरभ चटर्जी ने रोहन मल्होत्रा को फोन करने का फैसला किया, क्योंकि रॉन की टीम का आगमन पूरी तरह से रोहन मल्होत्रा के प्रयासों के कारण था। ऐसा लगता है कि यह लड़का कुछ अच्छी चीजें लाने में सक्षम है, न कि सिर्फ समस्याएं, सौरभ चटर्जी ने अच्छे मूड में सोचा। रोहन मल्होत्रा की पिछली हरकतों से चली आ रही सारी पुरानी नाराजगी काफी हद तक कम हो गई थी। कार्यालय के दरवाजे पर 5 बार खटखटाने की आवाज आई और सहायक अंदर आया। उसके हाथ में एक कागज था और वह सौरभ चटर्जी को देने के लिए आगे बढ़ा। श्री सौरभ, यह आज के कर्मचारी कैंटीन का मेनू है, आप दोपहर के भोजन के लिए क्या लेना चाहेंगे? मैं आपके लिए ला सकता हूँ। जयपुर मीडिया में एक पूरी मंजिल कर्मचारी कैंटीन के लिए समर्पित है, जो मुफ्त में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की पेशकश करती है। आमतौर पर सौरभ चटर्जी व्यस्त रहते थे और वे आमतौर पर अपने सहायक से मेनू लाने को कहते थे ताकि वे चुन सकें और सहायक उनके लिए भोजन उनके कार्यालय में ला सके। इतना समय हो गया, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे भूख लग रही है। अपने मूड के उज्ज्वल होने के साथ उनकी भूख बढ़ गई और उन्होंने मेनू को टेबल पर बेतकल्लुफी से रख दिया। इस बार मैं खुद वहां जाऊंगा। मेनू देखकर चुनना मुश्किल है। श्री सौरभ आज अच्छे मूड में हैं। सहायक ने मुस्कुराया, क्या मैं आपके साथ चलूं? जरूरत नहीं, दोपहर के भोजन में थोड़ा कष्ट सहो, बाद में खाना, और मेरे कार्यालय में फोन पर नजर रखो। जल्द ही एक दस्तावेज आ रहा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, सौर BH चटर्जी ने हंसते हुए कहा, या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ वापस ला दूं। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? आप जाकर अपना भोजन करें, मैं यहाँ निगरानी रखूंगा, सहायक ने हंसते हुए कहा।
सौरभ चटर्जी ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उत्साह भरे कदमों के साथ चले गए। सहायक सोफा क्षेत्र में बैठ गया, अपने फोन के साथ खेलने लगा। लगभग आधे घंटे बाद सौरभ चटर्जी के कार्यालय के फोन में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन सहायक का मोबाइल फोन बजने लगा। हेलो, सहायक ने फोन उठाया। फोन पर संदेश ने उनकी अभिव्यक्ति को आश्चर्य से तनाव में बदल दिया। ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुरंत श्री सौरभ को रिपोर्ट करूंगा, सौरभ चटर्जी के सहायक ने चिंतित होकर कहा। फोन काटने के बाद उसने जल्दी से सौरभ चटर्जी का नंबर डायल किया। एक रिंगटोन बजी, तब जाकर सहायक को एहसास हुआ कि सौरभ चटर्जी ने अपना सेलफोन कार्यालय में ही छोड़ दिया था। शायद सौरभ चटर्जी ने जानबूझकर इसे अपने साथ नहीं लिया था। आखिरकार वे एक शांतिपूर्ण दोपहर का भोजन करना चाहते थे। चिंतित दिखते हुए सहायक बाहर की ओर दौड़ा, उसे तुरंत सौरभ चटर्जी को ढूंढना था। कुछ हो गया था। जयपुर मीडिया टावर की 5वीं मंजिल पर पूरी कर्मचारी कैंटीन थी। ये 4 हॉल में बटी थी। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर प्रत्येक में 300 लोगों को समायोजित करने की क्षमता थी, मुख्य रूप से स्वयं सेवा शैली में। ये दोपहर के भोजन का समय था। जगह खचाखच भरी और हलचल से भरी थी। लावण्या वर्मा ने एक बहुखंड वाला भोजन ट्रे पकड़ा हुआ था, रास्ते में चुन चुन कर ले रही थी। कुछ समय बाद उसने रोहन मल्होत्रा के स्वाद का पता लगा लिया था। रोहन मल्होत्रा को मांस, मिठाइयाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद थीं, लेकिन गाजर, ब्रोकोली या फूलगोभी नहीं, और वे मसालेदार भोजन को अच्छी तरह से संभाल नहीं सकते थे। लावण्या वर्मा ने भुना हुआ बतख, समुद्री भोजन, तला हुआ चावल, बैंगन और आलू की सब्जी और एक मध्यम मसालेदार मछली, साथ ही 2 नाजुक छोटे केक पैक किए। कई आइटम चुनने के बाद लावण्या वर्मा भोजन ट्रे के साथ चली, लेकिन रास्ते में उसने कोने में एक आकृति देखी और आश्चर्य में रुक गई। ये वाकई एक दुर्लभ दृश्य था। क्या वह श्री सौरभ नहीं थे? श्री सौरभ वास्तव में खुद कैंटीन में खाने आए थे और मुख्य हॉल में यह एक नीले आसमान में चांद जैसा अवसर था। लावण्या वर्मा अभी भी भोजन ट्रे पकड़े हुए मुस्कुराए और श्री सौरभ का अभिवादन करने गई। ये श्री रोहन के लिए है, आपको जल्दी से इसे पहुंचा देना चाहिए, सौरभ चटर्जी ने सौहार्दपूर्ण ढंग से कहा, जाहिर तौर पर अच्छे मूड में। ठीक है, लावण्या वर्मा जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर उसने दूर में हलचल देखी और आश्चर्यजनक रूप से सौरभ चटर्जी के सहायक को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा, जो अत्यधिक चिंतित दिख रहा था। क्या कुछ हो गया था? उत्सुकता में लावण्या वर्मा अब जल्दी में नहीं थी। अध्याय 355, क्या रोनी की टीम पर मुकदमा हुआ? _1 सौरभ चटर्जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शिष्टाचार को बहुत महत्व देते हैं। उनके सहायक, जो इतने सालों से उनके साथ हैं, इस मामले में भी अत्यंत सावधान रहते हैं। हालांकि हलचल भरे रेस्तरां में सौरभ चटर्जी के सहायक को दौड़ते हुए आते देखा गया। आसपास के लोगों की आंखों में आश्चर्य दिखा, जो सभी रास्ता दे रहे थे। आश्चर्य और संदेह भरे चेहरे के साथ सौरभ चटर्जी ने तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स रख दी। कर्मचारियों के मन में उत्सुकता थी, लेकिन कोई भी हंगामा करने या पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बल्कि दूर से ही मंडरा रहे थे। लावण्या वर्मा ने वापस दौड़ने का नाटक किया, एक पैकेट जूस लेने में टालमटोल करते हुए, इस दौरान वहां की स्थिति पर नजर रखे हुए थी। सहायक सौरभ चटर्जी के पास दौड़ा, झुका और उनके कान में फुसफुसाया। सौरभ चटर्जी अचानक खड़े हो गए, उनका चेहरा बहुत खराब दिख रहा था। लावी, इधर आओ, सौरभ चटर्जी ने लावण्या वर्मा को देखकर, जो अभी गई नहीं थी, हाथ के इशारे से बुलाया। हैरान होकर लावण्या वर्मा अपने भोजन डिब्बे के साथ जल्दी से आई। क्या हुआ, श्री सौरभ? लावण्या वर्मा ने सावधानी से पूछा। तुम्हें अभी वापस जाना होगा और श्री रोहन को बताना होगा। सौरभ चटर्जी का चेहरा भयानक दिख रहा था और उनकी आवाज में कुछ जल्दबाजी थी। जिस रोनी की टीम में उनकी रुचि है, वे मुसीबत में हैं। रोनी की टीम मुसीबत में? लावण्या वर्मा स्तब्ध होकर चुप रह गई। रोहन मल्होत्रा की सहायक के रूप में उन्हें रोनी की टीम की भर्ती की योजनाओं के बारे में स्वाभाविक रूप से पता था। क्या हुआ? लावण्या वर्मा ने सावधानी से पूछा। उन पर मुकदमा हो गया है, सौरभ चटर्जी ने ठंडे स्वर में तंज कसा, धीमी आवाज में जानकारी दी और अपने सहायक के साथ जल्दी से चले गए। जाते समय उनकी भौहें एक गांठ में बंधी थीं। ये रोहन मल्होत्रा हमेशा एक परेशानी का सिरदर्द, चाहे वह खुद परेशानी पैदा करे या नहीं, उसके साथ जुड़े मामले परेशानी खड़ी करते हैं। किसने उन पर मुकदमा किया? किसने उन पर मुकदमा किया? सौरभ चटर्जी को अपने सहायक के साथ जाते देख लावण्या वर्मा होश में आए और अपने भोजन डिब्बे के साथ जल्दी वापस चली गई। अल्पविराम। क्या? कार्यालय में रोहन मल्होत्रा खड़े हो गए, उनका चेहरा अविश्वास से भरा था। लगभग उसी समय जब सौरभ चटर्जी को खबर मिली, रोनी को भी इसकी जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत रोहन मल्होत्रा को सूचित किया। रोनी का चेहरा भयानक दिख रहा था। वह इस बात से परेशान था कि उसे यह खबर इतनी देर से मिली, और इसके अलावा यह अविश्वसनीय था। कंसर्न के 2 शेयरधारकों ने वास्तव में एकजुट होकर रोनी की टीम पर मुकदमा कर दिया था।
जिसमें डेटा धोखाधड़ी, व्यापारिक रहस्य लीक करने जैसे आरोप शामिल थे। शिकायतों की एक लंबी सूची के साथ वे रॉनी की टीम से 5 मिलियन यूरो की क्षतिपूर्ति मांग रहे थे। अदालत ने पहले ही मामले को स्वीकार कर लिया है। मुझे इसे निपटाने के लिए तुरंत वापस जाना होगा, रॉनी ने चिंतित होकर कहा। घबराओ मत, कोई भी नया विकास हो मुझे सूचित करते रहो, रोहन मल्होत्रा ने गहरी आवाज में आदेश दिया। रॉनी ने सिर हिलाया और जल्दी से फोन काट दिया। रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा अजीब मोड़, कंसन उस हालत में है और फिर भी उनके पास अपनी ही टीम पर मुकदमा करने की ऊर्जा है। खासकर इस समय, समूह ने अभी रॉनी की टीम की भर्ती को मंजूरी दी थी और अब ये हो गया। यह कोई संयोग नहीं था, ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर था। ये कैवलन है। रोहन मल्होत्रा ने टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए खुद से बुदबुदाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या चंद्र जयसिंह भी इसमें शामिल हैं। ये चाल काफी शातिर है। वे समूह को निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, रॉनी की टीम को छोड़ देने के लिए। जैसे ही रोहन मल्होत्रा सोच में डूबे थे, कार्यालय का दरवाजा खुल गया। लावण्या वर्मा अपने भोजन डिब्बे के साथ तेजी से अंदर आई और जल्दबाजी में बोली, रोहन, मुसीबत हो गई। श्री सौरभ को खबर मिली कि रॉनी की टीम पर मुकदमा हो गया है। मुझे पता है। रोहन मल्होत्रा का चेहरा नर्म पड़ा क्योंकि उन्होंने लावण्या वर्मा से बात की। अरे, आपको पता है? लावण्या वर्मा हैरान थी। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए, उनकी आंखें हल्की चमक के साथ। मेरे लिए ये जानना सामान्य है, लेकिन यह इतना सामान्य नहीं है कि श्री सौरभ को मुझसे पहले पता था। अब हम क्या करें? लावण्या वर्मा ने पूछा। अब, रोहन मल्होत्रा ने लावण्या वर्मा के हाथ में भोजन डिब्बे की ओर इशारा किया। अब हम खाना खाते हैं। जितनी गंभीर स्थिति हो, उतना ही जरूरी है कि संयम न खोया जाए। लावण्या वर्मा ने रोहन मल्होत्रा के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया, जो चुपचाप खाते रहे बिना कुछ बोले। हालांकि, लावण्या वर्मा बता सकती थी कि रोहन मल्होत्रा का ध्यान उनके भोजन पर नहीं था। वे बार बार अपनी चॉपस्टिक से कुछ नहीं उठाते थे, बिना ध्यान दिए, और फिर भी उन्हें अपने मुंह तक ले जाते थे। लावण्या वर्मा ने अपनी जीभ काटी और पंजों के बल विचारपूर्वक उनके लिए एक कप चाय बनाने चली गई। चाय की खुशबू मन को शांत और आत्मा को सुकून दे सकती थी। अल्पविराम। चंद्र प्रकाश के कार्यालय में चंद्र प्रकाश ने युवराज सिंह की रिपोर्ट को चुपचाप सुना। उनके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी। रोहन मल्होत्रा जिद्दी हो रहा था। उन्होंने उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। क्या उन्हें लगा कि सिर्फ इसलिए कि समूह ने रिपोर्ट पास कर दी थी, सब कुछ तय हो गया था? यह इतना आसान नहीं था। जब तक रॉनी की टीम आधिकारिक रूप से शामिल नहीं हो जाती, इसे सफलता नहीं माना जा सकता। यहां तक कि अगर वे शामिल हो गए, तो उन्हें उसी तरह बाहर निकाल दिया जाएगा। देखते हैं कि क्या समूह इस परेशानी को चाहता है, चंद्र प्रकाश ने ठंडे स्वर में तंज कसा। खबर हमारी तरफ से श्री सौरभ के सहायक को लीक की गई थी, क्या इससे हमें कोई परेशानी हो सकती है? युवराज सिंह ने धीरे से पूछा। क्या सौरभ चटर्जी के पास इसके बारे में सोचने का भी समय है? वह पहले ही उलझन में है, ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि समूह को कैसे समझाए। चंद्र प्रकाश जोर से हंसे। अल्पविराम। चंद्र प्रकाश ने सही अनुमान लगाया था। सौरभ चटर्जी वास्तव में गुस्से और चिंता दोनों में थे, अपने कार्यालय में जोर से गालियां दे रहे थे। रोहन मल्होत्रा, अरे रोहन मल्होत्रा, तुम एक सच्चे बदकिस्मत हो। मुझे लगा कि तुमने इस बार आखिरकार कुछ अच्छा किया था, लेकिन तुमने फिर से मेरे लिए एक बड़ी समस्या ला दी। जब से तुम यहाँ आए हो, तुमने मुझे परेशानियों का अंत नहीं होने दिया। सौरभ चटर्जी ने दरवाजा बंद किया और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण लगभग खो दिया, कामना करते हुए कि रोहन मल्होत्रा वहां होता, सिर झुकाए, विनम्र, जिससे वह अपनी कुंठा निकाल सकता। लेकिन ये परेशानी पैदा करने वाला इतना विनम्र नहीं था और कंपनी में उसकी प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ रही थी। यहां तक कि चंद्र प्रकाश भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। समय दो, और वह पूर्व उपाध्यक्ष होगा। नहीं, ये रोहन मल्होत्रा निश्चित रूप से पहले वाले उस शापित लूप से ज्यादा खतरनाक है। अगर चीजें खराब हुई, तो मैं खुद हाशिए पर चला जाऊंगा। सौरभ चटर्जी की माथे की नसें फूल गईं क्योंकि वह अपने कार्यालय में चक्कर काट रहा था। उसका चेहरा अशुभ रूप से काला पड़ गया। मैं बिल्कुल नहीं देख सकता कि वह और मजबूत हो। अगर यह ऐसे ही चलता रहा, तो मेरे लिए कोई रास्ता है। सौरभ चटर्जी रुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। चंद्र प्रकाश हमेशा उससे एक कदम पीछे रहा है, क्या वह महत्वाकांक्षी युवक इसे सहन कर सकता है? मुझे समझ आया, इस परेशानी का लाभ उठाकर शायद मैं सिर्फ इस बार चंद्र के साथ मिल सकता हूं। यहां तक कि अगर मैं रोहन मल्होत्रा को बाहर नहीं निकाल सकता, तो कम से कम उसकी वास्तविक शक्ति को छीन सकता हूं। कार्यालय के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सौरभ चटर्जी का चेहरा शांत हो गया और उनका चेहरा कुछ हद तक शांत। सौरभ चटर्जी का सहायक दरवाजे से घुसा, खबर की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार, अब मुद्रित दस्तावेजों का एक ढेर लाया। श्री सौरभ, खबर की पुष्टि हो गई है, ये रॉनी की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में है। सहायक ने जल्दी से फाइल सौंपी।
सौरभ चटर्जी ने इसे लिया, अपने कार्यालय डेस्क के पीछे बैठ गया और इसे पेज दर पेज पलटने लगा। प्रत्येक पेज के साथ उसकी भौहें और गहरी होती गईं। खबर पहले से ही सार्वजनिक हो चुकी थी और उपलब्ध थी। कंसन अपने ही लोगों पर मुकदमा कर रहा था, यहाँ कुछ तो है। हालांकि सौरभ चटर्जी को विवरण जानने में बिल्कुल कोई रुचि नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि रोनी की टीम अब एक विशाल मुसीबत थी, एक गरमालू समूह। इसका जवाब कैसे देगा, यह अभी भी एक बड़ा सवाल था। जैसे ही सौरभ चटर्जी अपने सिरदर्द से जूझ रहे थे, उनके कार्यालय के दरवाजे पर 5 बार खटखटाने की आवाज हुई। फिर दरवाजा खोला गया। रोहन मल्होत्रा शांत होकर अंदर चला गया। श्री सौरभ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये रोनी की टीम के बारे में है। अध्याय 356, मैं सहमत नहीं हूँ। _1, मैं भी आपसे बात करना चाहता था, सौरभ चटर्जी ने गहरे स्वर में कहा, रोहन मल्होत्रा को देखते हुए। उन्होंने अपने सहायक की ओर मुड़कर आदेश दिया, जाओ, श्री चंद्र को बुलाओ और उन्हें यहाँ आने को कहो। ठीक है, सहायक ने सिर हिलाया और जल्दी से ऐसा करने चला गया। क्या मुझे चंद्र प्रकाश को भी बुलाना चाहिए? रोहन मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा, न ही उन्होंने हस्तक्षेप किया। श्री रोहन, आइए, बैठिए। हम श्री चंद्र का थोड़ी देर इंतजार करते हैं, सौरभ चटर्जी ने कहा। चंद्र प्रकाश को बुलाना ऐसा लग रहा था जैसे मामलों पर चर्चा करने की चाल हो, लेकिन असली मंशा थी रोहन मल्होत्रा को कठोर रुख दिखाना और साथ ही चंद्र प्रकाश को अपनी रवैया प्रदर्शित करना। पिछली बार जब रोहन मल्होत्रा ने सार्वजनिक रूप से चंद्र प्रकाश पर जुर्माना लगाया था, तब से सौरभ चटर्जी जानते थे कि वे कभी सुलह नहीं कर सकते। रोहन मल्होत्रा के खिलाफ विरोध, जिसे संक्षेप में एंटी रोहन गठबंधन कहा जा सकता है, इसका एक आधार था। जल्दी से एक गठबंधन बनाना महत्वपूर्ण है। सौरभ चटर्जी को यह भी लगा कि अब समय बर्बाद करने का नहीं है। हालांकि रोहन मल्होत्रा ने इस बिंदु को नहीं समझा था, न ही उन्होंने कल्पना की थी कि उन्होंने पुराने सौरभ को इस हद तक धकेल दिया है कि वह उनके खिलाफ चंद्र प्रकाश के साथ मिल जाए। मेरे हाल ही में मिली नई चाय, दार्जिलिंग ग्रीन टी, शीर्ष ग्रेड, साधारण चाय की तरह नहीं, आजमाए, सौरभ चटर्जी ने विनम्रता से कहा, यहां तक कि रोहन मल्होत्रा के लिए एक कप चाय भी डाली। हल्की बारूद की गंध के बावजूद सौरभ चटर्जी को गुस्सा होना चाहिए था, फिर भी उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और यहां तक कि चाय भी दी। अगर कुछ असामान्य है, तो विवरण में जरूर कोई राक्षस होगा। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। अगर पुराने सौरभ ने अपना आपा नहीं खोया, तो वह भी यथासंभव विनम्र रहेगा, कम से कम सतह पर तो। रहा सवाल कि क्या ये तूफान से पहले की शांति थी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि थोड़ी देर में बातचीत कैसे चलती है। रोहन मल्होत्रा मानसिक रूप से तैयार थे, वास्तव में वह चीजों को यथासंभव सुचारू रूप से हल करना चाहते थे। आखिरकार लोग कंपनी में काम करने के लिए आते हैं, न कि लड़ने के लिए। तीसरी प्रणाली सहायता, सूक्ष्म अभिव्यक्ति विश्लेषण प्रणाली सक्रिय। सोचते हुए रोहन मल्होत्रा ने प्रणाली सहायता सक्रिय कर दी। वह इसका उपयोग ये तय करने के लिए नहीं कर रहे थे कि सौरभ चटर्जी वास्तव में गुस्से में हैं या नहीं, और उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी। रोहन मल्होत्रा ने पाया कि हालांकि प्रणाली सहायता शक्तिशाली थी, यह उपयोगकर्ता में मजबूत निर्भरता पैदा कर सकती थी, और लंबे समय तक इस पर निर्भर रहने से किसी की निर्णय क्षमता खराब हो सकती थी, जो अच्छी बात नहीं थी। ये तथ्य कि शालिनी वर्मा ने केवल धूप का चश्मा पहनकर इस सहायता की दक्षता को आधा कर दिया था, ने भी रोहन मल्होत्रा को सतर्क कर दिया था। इसलिए रोहन मल्होत्रा ने इसका उपयोग करने का एक रोचक तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने प्रणाली को विश्लेषण करने दिया, जबकि वह विश्लेषित अभिव्यक्तियों की तुलना व्यक्ति के चेहरे से करते, उनकी आवाज में बदलाव को महसूस करते हुए जैसे उनकी भावनाएं बदलती थीं। संक्षेप में, रोहन मल्होत्रा प्रणाली को एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे थे, ताकि वे भाषण और व्यवहार का अवलोकन और व्याख्या करना, भावनाओं को अनुमान लगाना और उनके पीछे की सच्ची मंशा को समझने का अभ्यास कर सकें। ईमानदारी से कहें तो यह मुश्किल था और अल्पकालिक सफलता दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन रोहन मल्होत्रा जल्दी में नहीं थे। वे बहुत धैर्यवान थे। यहां तक कि अगर इस विशेष विधि ने उनकी अंतर्दृष्टि को केवल 1% तक सुधारा, तो भी यह उनकी अपनी प्रगति थी। प्रणाली डिजाइनरों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि रोहन मल्होत्रा उनकी सहायता उपकरण का इस तरह उपयोग करेंगे। सौरभ चटर्जी को नहीं पता था कि वह चिड़ियाघर के बड़े बंदर की तरह बन गया था, रोहन मल्होत्रा के अध्ययन का विषय। संक्षिप्त बातचीत के बाद कार्यालय के दरवाजे पर 5 बार खटखटाने की आवाज हुई। सौरभ चटर्जी के सहायक ने दरवाजा खोला और चंद्र प्रकाश को अंदर आमंत्रित किया। श्री चंद्र, आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे, सौरभ चटर्जी ने फिर अपने सहायक से कहा, दरवाजा बंद करो और बाहर पहरा दो। किसी भी मुद्दे का ध्यान रखो और किसी को भी हमें परेशान न करने दो। हाँ, सौरभ चटर्जी के सहायक ने सिर हिलाया, कार्यालय से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। चंद्र प्रकाश आगे बढ़े। सौरभ चटर्जी लंबे सोफे पर बैठे थे। चंद्र प्रकाश उनके पास गए, चुपचाप एक नजर डाली और सौरभ चटर्जी के बगल में बैठ गए, सीधे श्री रोहन का सामना करते हुए।
श्री रोहन को दो लोगों की बैठने की व्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। हम इस बार एक साथ बैठे हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है, सौर BH चटर्जी ने कहा, श्री रोहन को और फिर चंद्र प्रकाश को देखते हुए, रोनी की टीम के बारे में। उन पर कंसन ने मुकदमा कर दिया है और इसमें कई मुद्दे शामिल हैं। उनसे 5 मिलियन यूरो की क्षतिपूर्ति मांगी जा रही है। सौर BH चटर्जी ने दबी आवाज में कहा, और हमने कुछ समय पहले ही समूह को इस टीम की भर्ती के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था। समूह ने सहमति दे दी है। सौर BH चटर्जी बोलते हुए उनका लहजा अन्ना हो गया और उन्होंने श्री रोहन को एक अतिरिक्त नजर दी। श्री रोहन अभिव्यक्तिहीन रहे, अडिग। यह एक गंभीर मुद्दा है। अगर इस टीम के पास ये विवाद नहीं होते तो मैं भी उन्हें भर्ती करने के लिए सहमत होता, क्योंकि वे यूरोप में एक प्रसिद्ध व्यवसाय सलाहकार हैं। चंद्र प्रकाश ने कहा, सिर हिलाते हुए, दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी स्थिति साफ नहीं की है। उन्हें अब जयपुर मीडिया में लाना हमारी कंपनी के लिए बहुत परेशानी लाएगा। अगर वे मुकदमा हार गए और यह राशि चुकाने में असमर्थ रहे, तो क्या हमें उनके नए नियोक्ता के रूप में रोनी की टीम के लिए यह पैसा देना होगा? 5 मिलियन यूरो। सौर BH चटर्जी ने भौहें सिकोड़ लीं। वर्तमान विनिमय दर पर यह 33 मिलियन रुपये से अधिक होगा। असंभव, समूह कभी सहमत नहीं होगा। सौर BH चटर्जी ने निर्णायक रूप से घोषणा की, हम इस टीम को नहीं ले सकते। इस पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है अभी। आइए ये सोचें कि समूह को इसका कैसे समझाया जाए। मैं श्री सौर BH की राय से सहमत हूं। हम रोनी की टीम को नहीं ले सकते। अब सबसे महत्वपूर्ण है समूह को विवरण समझाना। चंद्र प्रकाश ने सहमति जताई। हम कह सकते हैं कि रोनी की टीम ने खुद हमसे संपर्क किया और हमसे सच्चाई छिपाई। हम पीड़ित हैं। मुझे यह विचार पसंद है। सौर BH चटर्जी ने प्रशंसा की। चाहे ये जानबूझकर छिपाना हो या अनदेखी, उन्होंने हमें नहीं बताया। हम वास्तव में पीड़ित हैं। इस तरह वे रोनी की टीम पर दोष मढ़ सकते थे। हालांकि उनकी अपनी उचित जांच में कमी रही होगी, उन्होंने इसे समय पर खोज लिया। इस खोज की समयबद्धता की समूह द्वारा सराहना की जाएगी, खासकर क्योंकि यह मामला अभी आवेदन चरण में था, अंतिम रूप नहीं दिया गया था और इसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। श्री रोहन ने एक शब्द नहीं कहा, जबकि सौर BH चटर्जी और चंद्र प्रकाश अपने संयुक्त प्रयास में पहले ही मुद्दे को हल कर चुके थे। आप क्या सोचते हैं, श्री रोहन? सौर BH चटर्जी ने पूछा, जैसे कि उन्हें अभी श्री रोहन की मौजूदगी याद आई हो। श्री रोहन के बोलने से पहले उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा, श्री रोहन, मुझे पता है कि आप युवा लोग अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं और रोनी आपका दोस्त है। वफादारी के चलते आप उसकी मदद करना चाहते हैं और यह समझ में आता है। लेकिन हमें तर्कसंगत होना होगा। हम नेताओं के रूप में तर्कसंगत होना चाहिए। हमें बड़े दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए। बहुमत का हित बड़ा दृष्टिकोण है। सौर BH चटर्जी ने गहरे निहितार्थ के साथ कहा, अगर श्री रोहन समझदार थे तो वे इस निर्णय से सहमत होंगे और वे तीनों समूह को एक तत्काल रिपोर्ट भेजेंगे, मामले को साफ सुथरे ढंग से हल करते हुए। हालांकि सौर BH चटर्जी श्री रोहन के खिलाफ चंद्र प्रकाश के साथ साजिश करना बंद नहीं करेंगे। वे निश्चित रूप से समय लेंगे और नर्म तरीकों का उपयोग करेंगे। अगर श्री रोहन उनकी स्थिति के प्रति असंवेदनशील थे, सौर BH चटर्जी ने वहां अपने विचार रोक दिए और श्री रोहन की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। श्री रोहन ने उन्हें देखा, फिर चंद्र प्रकाश को, और सिर हिलाया। आप जो कह रहे हैं वह वास्तव में इसे संभालने का एक उचित तरीका लगता है। सौर BH चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने नहीं सोचा था कि श्री रोहन सहमत होंगे। लेकिन उनकी आश्चर्य की बात यह थी कि श्री रोहन बोलना शुरू करते ही सहमति में दिखे, जिसने उन्हें क्षण भर के लिए हैरान कर दिया, लेकिन वे जल्दी ही संयमित हो गए। अच्छा, चूंकि श्री रोहन भी स्वीकार करते हैं, तो फिर हम, सौर BH चटर्जी मदद नहीं कर सके और बोले। आप गलत समझे, श्री रोहन ने अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ कहा। मैं सहमत नहीं हूं। इन शब्दों के साथ श्री रोहन ने सौर BH चटर्जी का विरोध किया। मैं सुझाव देता हूं कि हम इस मामले को समूह को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करें, सच बताएं और दूसरों पर दोष न मढ़ें। यही जिम्मेदार नेता होने का मतलब है। रोनी की टीम के लिए हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। हम जयपुर मीडिया हैं, एक बड़ी कंपनी, कमजोर लोग नहीं जो धमकियों के आगे झुक जाएं। हम तीनों जयपुर मीडिया के कर्णधार हैं। हमारे निर्णय बेकार नहीं हैं, नहीं पहली मुसीबत के संकेत पर छोड़ देने वाली चीजें हैं। वे यूरोप में अदालत में जाना चाहते हैं, तो चलो हम भी अदालत में उनसे लड़ें। श्री रोहन पीछे झुके, अपनी बाहों को सोफे की पीठ पर फैलाया। उनकी मौजूदगी प्रभावशाली थी। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह अभी तय नहीं है। सही, श्री चंद्र। श्री रोहन ने चंद्र प्रकाश की ओर ठंडी हंसी के साथ कहा। अध्याय 357, आपत्तियां और तर्क _1। रोहन मल्होत्रा के अर्थपूर्ण शब्दों का सामना करते हुए चंद्र प्रकाश ने बस उन्हें एक नजर दी, बिना कोई जवाब दिए। श्री रोहन, हम अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं और आप यहाँ अंडों और पाइदों की बात कर रहे हैं। ये कैसा प्रभाव देता है?
सौरभ चटर्जी ने कुछ गुस्से में कहा, समूह को ठीक ठीक बताना कि क्या हुआ। क्या हमने ऐसा नहीं किया है? रोनी की टीम ने वास्तव में हमारे साथ साझेदारी मांगी थी, उन्होंने इनमें से किसी भी मुद्दे का जिक्र नहीं किया, है ना? और वास्तव में हमें उनके द्वारा धोखा दिया गया हो सकता है, क्या ये तथ्य नहीं है? ये कहने में क्या गलत है? रहा सवाल कि हम रोनी की टीम को शामिल करना जारी रखें या नहीं। चलो इंतजार करें जब तक कि वे अपने मामले सुलझा लें, तब वे हमसे साझेदारी की बात करने आएं। सौरभ चटर्जी का लहजा कठोर था, जो उनके सामान्य व्यवहार से अलग था। इस मामले के बारे में अभी श्री चंद्र और मेरी एक ही राय है। सौरभ चटर्जी ने दृढ़ता से घोषणा की। निहितार्थ स्पष्ट था, दोष रोनी की टीम पर डाला जाना था और उनकी भर्ती को रोक दिया जाना था। मैं भी अपनी राय पर कायम हूं। चंद्र प्रकाश की आवाज भी उतनी ही दृढ़ थी। रोहन मल्होत्रा ने दोनों को देखा। पास पास बैठे सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश ने उन्हें उदासीन नजरों से देखा, जिससे एक जबरदस्त दबाव पैदा हो रहा था। ठीक है, मैं भी अपनी राय पर कायम रहूंगा। रोहन मल्होत्रा ने हार नहीं मानी। चाहे ये रोनी के लिए हो या अपने लिए, रोहन मल्होत्रा लड़ने के लिए तैयार थे। रक्त कमल, अगर किसी सहायक कंपनी में पहले और दूसरे नंबर के व्यक्ति के बीच किसी बड़े निर्णय को लेकर गंभीर मतभेद हो, यहां तक कि विरोधी विचार हो, तो समूह इसका कैसे निपटारा करेगा? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। समूह प्रणाली में, जहां जयपुर मीडिया जैसी कंपनियां मौजूद थीं, जहां उप प्रबंधक महाप्रबंधक को चुनौती दे सकता था, ऐसे टकराव आश्चर्यजनक नहीं थे। यह अपरिहार्य था कि इसके लिए एक समाधान प्रणाली होगी। नियमों के अनुसार, अगर ऐसी सहायक कंपनी में गंभीर मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो शामिल पक्षों को प्रत्येक को एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसे समूह को प्रस्तुत करना होगा, अपने कारणों की व्याख्या करनी होगी और अपनी राय का तर्क देने के लिए एक चर्चा में शामिल होना होगा, रक्त कमल ने कहा। इस प्रक्रिया को राय मुकदमेबाजी के रूप में जाना जाता है और दस्तावेज 1000 शब्दों के भीतर होना चाहिए। ऐसा विकल्प था। रोहन मल्होत्रा की आंखें टिमटिमाईं। ये तो बस शब्दों से लड़ाई थी, है ना? वह किससे डरता था? इसके अलावा न्यू मीडिया विभाग में उन्होंने एक 5 लोगों की लेखन टीम बनाई थी। ये कहना कि उनके पास शब्दों का जादुई स्पर्श था, कम होगा। तो इसका मतलब है कि हम सहमत नहीं हैं, सौरभ चटर्जी ने उदास चेहरे के साथ कहा। हम सभी समूह प्रणाली का हिस्सा हैं, हर कोई राय मुकदमेबाजी के बारे में जानता है, तो चलो प्रत्येक अपनी तैयारी करें और समूह को फैसला करने दें। ये कहकर सौरभ चटर्जी ठंडे चेहरे के साथ खड़े हो गए, रोहन मल्होत्रा की ओर देखे बिना, हालांकि उन्होंने चंद्र प्रकाश को सिर हिलाया। रोहन मल्होत्रा और चंद्र प्रकाश खड़े होकर चले गए। ये छोटी सी बैठक एक असंगत नोट पर समाप्त हुई। जैसे ही कार्यालय का दरवाजा बंद हुआ, सौरभ चटर्जी ने दरवाजे की ओर देखा, गुस्से से हाँफते हुए। ये रोहन मल्होत्रा एक शौचालय में पत्थर की तरह था, बदबूदार और जिद्दी। राय मुकदमेबाजी खेलना है। हमारी तरफ 2 लोग हैं। सौरभ चटर्जी मदद नहीं कर सके और ठंडे स्वर में तंज कसा। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह और चंद्र प्रकाश की 2 गुनी लंबाई की तर्कसंगतता रोहन मल्होत्रा के महज 1000 शब्दों को कुचल नहीं सकती। कार्यालय के बाहर सहायक ने देखा कि 2 उपनिदेशक उदास चेहरों के साथ बाहर निकले, दोनों में से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। वह समझदारी से उन्हें अभिवादन किया और बिना और सवाल पूछे मुड़ा और सौरभ चटर्जी के कार्यालय में घुस गया। श्री सौरभ, सहायक ने सावधानी से अभिवादन किया। आज दोपहर मेरी सभी नियुक्तियां रद्द कर दो और तुम्हारी भी। आओ और मेरे साथ एक राय मुकदमेबाजी दस्तावेज तैयार करने में मदद करो, सौरभ चटर्जी ने आदेश दिया। सहायक अनुमान लगा सकता था कि वे गतिरोध पर पहुंच गए थे। ये समूह स्तर पर शब्दों की जंग होने वाली थी। सहायक ने और पूछने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, उधर रोहन मल्होत्रा और चंद्र प्रकाश चुपचाप चले जब तक वे लिफ्ट लॉबी तक नहीं पहुंचे। श्री रोहन, जल्दी मत जाइए, मेरे पास आपके लिए कुछ बातें कहने को हैं, चंद्र प्रकाश ने अचानक कहा, उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करते हुए। रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा और उनके पीछे एक अपेक्षाकृत एकांत कोने में चले गए। श्री रोहन, क्या आप वास्तव में मेरे चाचा और श्री कैवलन के साथ खुलेआम टकराव करना चाहते हैं? चंद्र प्रकाश की भौहें सिकुड़ी, उनकी नजर तेज थी। मैं किसी के साथ खुलेआम टकराव नहीं करना चाहता, रोहन मल्होत्रा ने बहुत शांति से कहा। तो फिर आप, एक पागल की तरह, रोनी की टीम को जयपुर मीडिया में लाने पर क्यों अड़े हैं? चंद्र प्रकाश ने अपनी आवाज धीमी की, पूरी तरह से हैरान, इसका आपको क्या फायदा? रोहन मल्होत्रा हल्के से मुस्कुराए। इसमें भावनाएं और कारण शामिल थे, लेकिन दोनों ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें वह चंद्र प्रकाश को समझा सकता था। यहां तक कि अगर वह समझाता, चंद्र प्रकाश नहीं समझता। 10,000 कदम पीछे हटे हुए, भले ही आप आग्रह करें, रोनी की टीम के लिए इसका क्या फायदा? चंद्र प्रकाश ने गंभीरता से कहा, क्या जयपुर मीडिया मेरे चाचा के स्थान से बेहतर है, केल्सन से बेहतर? चंद्र प्रकाश पूरी तरह से हैरान थे। किसी भी दृष्टिकोण से रोहन मल्होत्रा कुछ निरर्थक कर रहे थे, मेहनत और सद्भावना की बर्बादी।
अगर उनके चाचा और श्री कैवलन ने यह न जोर दिया होता कि वह एक आखिरी बार रोहन मल्होत्रा को मनाने की कोशिश करें, तो वह अभी अपनी सांस भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये रोनी का चुनाव है, मैं बस उनके फैसले का सम्मान कर रहा हूँ। रहा सवाल फायदे का, आप नहीं समझेंगे, रोहन मल्होत्रा ने जवाब दिया। हा, गुस्से और हंसी के मिश्रण के साथ चंद्र प्रकाश ने कहा, क्या सिर्फ इसलिए कि आप रोनी के अच्छे दोस्त हैं, आपको लगता है कि उनके चुनाव पर अड़ना उनके लिए फायदेमंद है? मैं आपको डराने वाला नहीं हूं, आपका यह आग्रह रोनी और उनकी टीम के लिए सिर्फ बुरे सपने लाएगा। चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा को ऐसे देखा जैसे वह एक मूर्ख हो। उन्हें अचानक लगा कि रोहन मल्होत्रा को उनकी क्षमताओं के कारण एक दुर्जय दुश्मन मानना एक गलती थी। एक महान क्षमता वाला व्यक्ति जो तथ्यों को नहीं देख सकता और अपनी कल्पना से कहीं अधिक शक्ति का विरोध करता है, वह बस मूर्ख है, एक बेवकूफ। रोहन मल्होत्रा आमतौर पर चतुर थे, तो फिर इस मामले में वह इतने भोले, हास्यास्पद और मूर्ख क्यों हो रहे थे? चंद्र प्रकाश इसे समझ नहीं पाए, और उन्होंने उम्मीद की कि रोहन मल्होत्रा उन्हें एक कारण देंगे। ये बुरा सपना है या नहीं, यह आप तय नहीं करते। वे जयपुर मीडिया में शामिल हो सकते हैं या नहीं, ये भी आप तय नहीं करते, रोहन मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। अक्सर आप सभी बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। तो आप कह रहे हैं, सब नशे में हैं, सिर्फ आप ही होश में हैं? चंद्र प्रकाश ने हंसते हुए तंज कसा। रोहन मल्होत्रा ने बस असहमति में मुस्कुराया। अगर और कुछ नहीं है, तो मैं अब आपका साथ गपशप करने के लिए और नहीं रुकूंगा। मुझे अभी भी 1000 शब्दों का राय और अपील लिखना है। श्री चंद्र, आपको भी वापस जाकर कुछ मेहनत करनी चाहिए। मुझे आशा है कि श्री सौरभ के साथ मिलकर आप मुझे हरा सकते हैं, रोहन मल्होत्रा ने मजाक में कहा और जाने के लिए मुड़े। रुकिए, चंद्र प्रकाश की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उन्होंने रोहन मल्होत्रा को देखा। चीजें इस हद तक पहुंच गई हैं, वास्तव में अब कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा है। इसलिए मुझे आपको और मनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने से पहले मेरे चाचा ने मुझे एक संदेश देने को कहा था, अगर मेरे सारे मनाने के प्रयास बेकार साबित हुए। रोहन मल्होत्रा ने उत्सुकता के साथ सिर घुमाया। क्या संदेश? मेरा दिल मुर्दा है उज्ज्वल चांद की ओर। चंद्र प्रकाश ने प्रत्येक शब्द को जानबूझकर उच्चारित किया क्योंकि वह रोहन मल्होत्रा के पास से गुजरे। ये वीणा कथा की एक पंक्ति थी और अगली पंक्ति का अनुवाद है, लेकिन हाय उज्ज्वल चांद नाले को रोशन करता है। क्या आप कह रहे हैं कि मुझमें समझ की कमी है? चंद्र प्रकाश की पीछे हती आकृति को देखते हुए रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, कृपया श्री जयसिंह को मेरे लिए एक संदेश पहुंचाएं। चंद्र प्रकाश अपने कदमों में रुके, पीछे से गूंजते शब्दों को सुनते हुए। उज्ज्वल चांद ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। अध्याय 358, मैं उसे कैसे जीतते देखता हूं _1। रोहन मल्होत्रा न्यू मीडिया विभाग में जल्दी से लौटे, चलते हुए सोच रहे थे। वे अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहे थे, अपने शब्दों को गढ़ रहे थे, अपने तर्क की योजना बना रहे थे, रोनी की टीम को मौजूदा स्थिति में भर्ती करने के पक्ष और विपक्ष को सारांशित और विश्लेषण कर रहे थे, ये सोचते हुए कि सबसे प्रेरक तर्क कैसे बनाया जाए। इसी समय रोहन मल्होत्रा ने रक्त कमल को यूरोप से उपलब्ध सभी जानकारी खोजने और समान मामलों और निर्णयों को विश्लेषण करने के लिए कहा। वे सबसे खराब स्थिति का आकलन करना चाहते थे, ये देखने के लिए कि चीजें कितनी खराब हो सकती हैं। यह विचार का एक भव्य प्रोजेक्ट था, इतना कि रोहन मल्होत्रा अत्यधिक केंद्रित होने के कारण कई लोगों के अभिवादन को नजरअंदाज कर गए। श्री रोहन इतनी जल्दी में हैं, क्या वे परेशान हैं? वे इतने विचलित क्यों हैं? हाँ, वे पहले ऐसे नहीं थे। शायद वे कंपनी के विकास के बारे में सोच रहे हैं, थक गए हैं, उन्हें और आराम पर ध्यान देना चाहिए। रास्ते में अनगिनत चिंताएं उनके पीछे थीं। लावण्या वर्मा विभाग में व्यस्त थी जब उन्होंने चर्चाएं सुनी, इसलिए वे जल्दी से कार्यालय में लौटी और रोहन मल्होत्रा को उनके हाथ डेस्क पर रखे हुए और ठुड्डी को हाथों की पीठ पर टिकाए हुए, डेस्क पर झुके हुए, आंखें पूरी तरह खुली हुई, कभी कभी पलकें झपकते हुए पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे गहरे विचार में थे और फिर भी नहीं थे। रोहन, लावण्या वर्मा ने चिंता के साथ पुकारा। कई बार पुकारने के बाद रोहन मल्होत्रा आखिरकार होश में आए, उन्हें पहचाना और सौम्यता से मुस्कुराए। ओह, कुछ बात है। आप ठीक हैं? लावण्या वर्मा ने टटोला। मैं ठीक हूं, मैं बस सोच रहा हूं। हाँ, विभाग के लेखकों को कहो कि 2 घंटे में मेरे पास आएं। मुझे उनकी जरूरत है, रोहन मल्होत्रा ने कहा। लावण्या वर्मा ने जवाब दिया और देखा कि रोहन मल्होत्रा फिर से एक सुस्ती की तरह टेबल पर लेट गए। उनकी आंखें बड़ी और अभिव्यक्तिपूर्ण थीं, फिर भी ध्यान केंद्रित नहीं था, उनकी नजर दूर तलक भटक रही थी। लावण्या वर्मा पंजों के बल बाहर निकली, रोहन मल्होत्रा के निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को ढूंढने के लिए। रोहन मल्होत्रा 1 घंटे से अधिक समय तक चुपचाप लेटे रहे, फिर आखिरकार सीधे बैठ गए और अपनी कनपटियों को मला। 15 समान मामलों का विश्लेषण करने के बाद सबसे खराब स्थिति में रोनी की टीम को अन्य दंडों से बचने के लिए लगभग 2 मिलियन यूरो का जुर्माना देना पड़ सकता है, जो कि भारतीय रुपये में 15 मिलियन 7 लाख के बराबर है, वास्तव में एक भारी राशि। रोहन मल्होत्रा ने आश्चर्य व्यक्त किया।
रॉनी ने शराब पीते समय उल्लेख किया था कि वह दिवालिया हो गया है। यह मजाक नहीं था, रॉनी की टीम के पास अब वास्तव में कोई पैसा नहीं था और वे इतना बड़ा जुर्माना नहीं दे सकते थे। बेशक, ये रोहन मल्होत्रा की सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी थी। ये कैवलन का काम होना चाहिए। कांसन को नष्ट करने में उनकी जो दृढ़ता दिखाई, उसे देखते हुए, ये व्यक्ति एक क्रूर और आक्रामक शख्सियत है। अगर रॉनी की टीम केल्सन के साथ नहीं चलती, तो ये 2 मिलियन यूरो सबसे खराब परिणाम निश्चित रूप से होगा। रोहन मल्होत्रा ने आह भरी क्योंकि उन्होंने अपने कंप्यूटर को चालू किया। उस 1 घंटे में, उन्होंने अपने विचारों को भी व्यवस्थित कर लिया था और उन्होंने समूह को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक स्थिति पत्र को लगभग पूरा कर लिया था, बस इसे टाइप करना बाकी था। महज 1000 शब्द, ये कुछ भी नहीं है। रोहन मल्होत्रा ने अपनी उंगलियां दबाईं, उनकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थी, उनके हाथ कीबोर्ड पर। कुछ ही क्षणों में कीबोर्ड की खटखटाहट शुरू हो गई, लगभग एक सांस में। 10 मिनट में 1000 शब्द लिखे गए और रोहन मल्होत्रा ने इसे बिना रुके 3 बार पढ़ा, बहुत संतुष्ट महसूस किया। इन कार्यों को पूरा करने के बाद रोहन मल्होत्रा को थोड़ी थकान महसूस हुई। वे खड़े हुए और अपनी पीठ को खींचा। जैसे ही रोहन मल्होत्रा आराम कर रहे थे, कार्यालय के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। लावण्या वर्मा टीम के साथ अंदर आई। वही 5 लोग जो पिछले बार थे, रोहन मल्होत्रा के सावधानी से चुने गए भरोसेमंद लेखक। इनके लेखन पर भरोसा करते हुए पिछले बार कई शानदार लेख प्रकाशित हुए थे, जिसने सौरभ एच चटर्जी को चंद्र प्रकाश की गेमिंग विभाग में गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूर किया और उनके विभाग को जीत दिलाई। रोहन मल्होत्रा को उनकी क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। प्रतिभाशाली सज्जनों और महिलाओं, मुझे अब आपकी जरूरत है, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा, सभी को बुलाते हुए, अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए। यहाँ 1000 शब्द हैं। मैं इन्हें आपके हवाले कर रहा हूँ, इस शब्द सीमा से अधिक न करें। इसे इतना प्रेरक बनाएं कि इसे एक बार पढ़ने के बाद लोग आश्वस्त हो जाएं। एक बार यह हो जाए, मैं आपको इस लेख के लिए एक अच्छा शुल्क दूंगा। कुछ लोग हंसे और इकट्ठा हो गए। कार्य को पेशेवरों को सौंपने के बाद रोहन मल्होत्रा पूरी तरह से निश्चिंत हो गए, अपने कार्यालय से बाहर निकले, टहलने लगे और ताजी हवा ली। अल्पविराम। चंद्र प्रकाश वापस गए और युवराज सिंह और मुरारी यान को आवश्यकताओं की व्याख्या की, उन्हें काम शुरू करने को कहा, जबकि वे एक फोन कॉल करने चले गए। उन्हें अपने चाचा और श्री कैवलन को स्थिति की रिपोर्ट करनी थी। रोहन मल्होत्रा, ये जिद्दी बदमाश जो आसानी से प्रभावित नहीं होता था, वास्तव में उनके साथ समूह के भीतर एक मौखिक युद्ध लड़ने की योजना बना रहा था। हालांकि इस बार सौरभ एच चटर्जी का रुख स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने उनके साथ खड़े होने का फैसला किया था, एक अत्यंत दुर्लभ घटना। चंद्र प्रकाश के पास भी एक योजना थी, वे सौरभ एच चटर्जी के साथ मिलकर रोहन मल्होत्रा से निपटना चाहते थे। यही स्थिति है, चंद्र प्रकाश ने फोन पर कहा, स्थिति का वर्णन करते हुए और रोहन मल्होत्रा के साथ अपनी निजी बातचीत को दोहराते हुए। बिना कुछ छिपाए, पूरी तरह से। चूंकि वह तर्क को समझने से इनकार करता है, तो फिर शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं। फोन के दूसरी ओर चंद्र जयसिंह ने ठंडे स्वर में तंज कसा, सौरभ एच चटर्जी ने स्पष्ट रूप से आपके साथ सहयोग करने की इच्छा जताई है, तो उनके साथ मिल जाए। आप दोनों को मिलकर मल्होत्रा उपनाम वाले किसी को निपटाने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। हाँ, मैं ठीक यही सोच रहा था, चंद्र प्रकाश ने जवाब दिया। मौका देखकर सौरभ एच चटर्जी के साथ अच्छी बातचीत करें। चंद्र जयसिंह ने फोन पर चंद्र प्रकाश को कुछ सुझाव दिए, जिस पर चंद्र प्रकाश बार बार सहमत हुए। अल्पविराम। जयपुर। चंद्र सरोवर विला क्षेत्र। चंद्र जयसिंह का घर। चंद्र जयसिंह ने फोन रखा, इसे कॉफी टेबल पर फेंक दिया, बिना किसी अभिव्यक्ति के अपना चाय का प्याला उठाया और आराम से चाय की चुस्की ली। श्री कैवलन सोफे पर बैठे थे, अपने हाथ में शराब का ग्लास घुमा रहे थे, इसके एम्बर रंग की प्रशंसा करते हुए। वह श्री रोहन वास्तव में काफी एक किरदार हैं, कैवलन ने मुस्कान के साथ कहा, जैसे प्रशंसा में। चंद्र जयसिंह ने स्पीकर फोन का उपयोग किया था और कैवलन ने पूरी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी थी। किरदार, मेरी नज़र में, इसे मौत को न्योता देना कहते हैं। चंद्र जयसिंह ने अपना चाय का प्याला रखा और ठंडे स्वर में तंज कसा, अगर वह मेरे लिए उपयोगी नहीं हो सकता, तो वह जितना प्रतिभाशाली है, उतना ही मुझे उससे नफरत है। ऐसा व्यक्ति बेहतर है कि नष्ट हो जाए। क्या आप सहमत नहीं हैं, कैवलन? कैवलन ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी शराब की चुस्की का आनंद लेते रहे। अब हार मानना जल्दबाजी होगी। मुझे विश्वास है कि उसे अभी भी मनाया जा सकता है, कैवलन ने हंसते हुए कहा, मेरे लोगों ने पहले ही रॉनी को ढूंढ लिया है। मैं श्री रोहन मल्होत्रा के साथ बातचीत करने का मौका ढूंढ रहा हूं और संयोगवश रॉनी को कुछ दिलचस्प दिखाने देता हूं। आप सभी गलत समझे, रॉनी की टीम का जयपुर मीडिया में शामिल होना आपके समूह पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह रॉनी और उनकी टीम पर निर्भर है। अगर वे बीच में अपना मन बदल लें, तो आपके समूह की सहमति का क्या फायदा? चंद्र जयसिंह चौंक गए, फिर जोर से हंस पड़े। दिलचस्प, ये दिलचस्प है। तो मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आप उन्हें कैसे जीतते हैं।
चंद्र जयसिंह ने हंसते हुए कहा। उनके स्तर पर प्रतिभा एक रत्न की तरह थी, इसे पाना सुखद था, इसके बिना खैर हमेशा अन्य होते हैं। कुछ भी वास्तव में अपरिहार्य नहीं था। क्या आप वास्तव में इसे देखना चाहते हैं? कैवलन ने मुस्कान के साथ कहा, आपके पुराने स्वाद में जरा भी बदलाव नहीं आया। मेरा शो थोड़ा बाद में केंद्र में आएगा, लेकिन क्या जयपुर मीडिया अभी एक भव्य शो नहीं कर रही है? रोहन मल्होत्रा अकेले 2 के खिलाफ, मैं बहुत उत्सुक हूं ये देखने के लिए कि वह कैसे जीतने की योजना बना रहा है। तो क्या हम इंतजार करें और देखें? इंतजार करें और देखें। अध्याय 359, सौरभ और चंद्र का गठबंधन _1। रोहन मल्होत्रा आराम से फिल्म और टेलीविजन विभाग की ओर टहलते हुए गए, आंशिक रूप से निरीक्षण के लिए और आंशिक रूप से अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए। वे रोनी की टीम के मामलों में व्यस्त थे, न केवल समूह के लिए शिकायत और खंडन तैयार कर रहे थे, बल्कि रोनी और उनकी टीम पर दायर मुकदमे का विश्लेषण भी कर रहे थे, जो अविश्वसनीय रूप से दिमाग खपाऊ था। उनका दिमाग थक गया था, उन्हें भी आराम की जरूरत थी। उन्होंने लावण्या वर्मा को न्यू मीडिया विभाग में छोड़ दिया था, ताकि वे लेखकों को जो भी चाहिए उसमें मदद करें। जैसे ही निदेशक गौतम दास ने सुना कि रोहन मल्होत्रा आए हैं, वे चेहरे पर मुस्कान लिए जल्दी से उनके साथ आए, और रोहन मल्होत्रा ने मना नहीं किया। उन्हें भी किसी की जरूरत थी जो फिल्म और टेलीविजन विभाग की वर्तमान कार्य प्रगति को ठीक से समझाए। यहाँ फिल्म और टेलीविजन विभाग में वे मधुमक्खी के छत्ते की तरह व्यस्त थे, पूरी ताकत से काम कर रहे थे उस बड़े IPTV ड्रामे की शूटिंग की तैयारी में। स्क्रिप्ट को पहले ही विक्रम की टीम और शालिनी वर्मा की कंपनी की स्क्रिप्ट लेखन टीम द्वारा अच्छी तरह से विश्लेषित और परिष्कृत किया जा चुका था, यहाँ तक कि स्टोरी बोर्ड भी एक फिल्म के मानकों के अनुसार बनाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग वास्तव में एक बड़ा प्रयास करने की तैयारी कर रहे थे। रोहन मल्होत्रा को प्रभावित हुआ कि इतनी पूर्णतावादी समर्पण के साथ काम करने से ये ड्रामा निश्चित रूप से हिट होगा। श्री रोहन, हमारे काम के लिए आपके पास कोई मार्गदर्शन या सुझाव हैं? रिपोर्ट के बाद निदेशक गौतम दास ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं मार्गदर्शन दूं? निदेशक गौतम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, रोहन मल्होत्रा ने मजाक में कहा। एक बाहरी व्यक्ति का विशेषज्ञ को निर्देश देना वर्जित है। आपके निगरानी में मैं निश्चिंत हूं। अगर आपके पास कोई मांग या कठिनाइयां हैं तो बस मेरे पास आएं या लावी को बताएं। आपके विभाग के लिए मैं सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स लीडर हूं, मैं केवल यही कर सकता हूं कि हर संभव तरीके से आपका समर्थन करूं। निदेशक गौतम दास वर्षों की कार्यालय राजनीति के बाद वास्तव में रोहन मल्होत्रा के शब्दों से प्रभावित हुए। ये युवक इतनी कम उम्र में उच्च पद पर न तो अभिमानी है और न ही अधीर, जो वास्तव में प्रशंसनीय है वह उनकी अपनी भूमिका की स्पष्ट समझ है। वे जानते हैं कि क्या नियंत्रित करना है और क्या सौंपना है। उनका भविष्य असीमित है। निदेशक गौतम दास भावुक हो गए। साथ ही वे इस बात से भी खुश थे कि यह रोहन मल्होत्रा ही थे जो इस विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। निश्चिंत रहें श्री रोहन, विभाग मेरा दूसरा घर है और यह ड्रामा, यह मेरे अपने बच्चे की तरह है। मैं इसे सफल बनाने और इसकी रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। निदेशक गौतम दास ने बहुत भावुकता से कहा। पुराने गौतम कार्यालय जीवन की चिकनी चालों से प्रभावित, यहाँ तक कि हृदय से निकले शब्दों को भी चापलूसी भरा बना सकते थे, और इसे महसूस करते हुए उन्होंने जल्दी से अपनी बात को बदलने की कोशिश की। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें रोक दिया। मैं समझता हूँ, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। अंत में निदेशक गौतम दास ने और कुछ नहीं कहा। शब्द खाली हैं, केवल कर्म ही ठोस हैं। ये दोनों टहलते हुए कांच की खिड़कियों के माध्यम से विभिन्न स्टूडियो में झांकते रहे, व्यस्त ड्रामा क्रू को परेशान न करने की पूरी कोशिश करते हुए। निदेशक गौतम दास के माध्यम से रोहन मल्होत्रा ने कई चीजें जानी। विक्रम, हालांकि अभी भी एक उत्साही व्यक्ति थे, अब दूसरों के साथ सहयोग करने और विभिन्न राय सुनने में सक्षम थे। यामिनी कौर में अभिनय की उल्लेखनीय प्रतिभा थी और अपने पेशेवर शिक्षकों के मार्गदर्शन में तेजी से चीजें सीख रही थी, अपने किरदार के करीब पहुंच रही थी उल्लेखनीय सफलता के साथ। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें परेशान नहीं किया, चुपके से आए और चुपके से चले गए। काम छोड़ने से पहले रोहन मल्होत्रा जल्दी से न्यू मीडिया विभाग में अपने कार्यालय में लौटे। केवल लावण्या वर्मा वहां थी, अन्य लेखक पहले ही चले गए थे। जब रोहन मल्होत्रा ने फिर से 1000 शब्दों का लेख देखा, वे स्तब्ध और प्रशंसा से भरे हुए थे। सामग्री वही थी, कारण वही थे, लेकिन 5 वरिष्ठ लेखकों द्वारा बारीकी से तैयार किए जाने के बाद इसे पढ़ने का अनुभव पूरी तरह से अलग था। विशेष रूप से प्रेरक और उत्साहवर्धक। एक बार पढ़ने से आपको लगता था कि रोनी की टीम को निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए। 3 से 500 मिलियन यूरो खर्च करने की बात तो छोड़ दें, इसे दोगुना करना भी इसके लायक होगा। इन लोगों का समूह, अच्छा हुआ कि ये पिरामिड योजनाओं में नहीं गए, वरना ये सब एक आपदा होते। रोहन मल्होत्रा ने टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस दस्तावेज के साथ रोहन मल्होत्रा आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने तुरंत ओए सिस्टम में लॉग इन किया और दस्तावेज अपलोड किया। अपलोड करने के बाद फाइल की स्थिति लंबित के रूप में दिखाई दी।
केवल जब सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश दोनों ने अपलोड पूरा कर लिया, तब सिस्टम उन्हें एक साथ भेजेगा। अपलोड करने के बाद रोहन मल्होत्रा ने महसूस किया कि अपलोड होने के नाते भी वे कोई बदलाव नहीं कर सकते थे, उनके पास केवल देखने का अधिकार था। ये ठीक रहेगा, रोहन मल्होत्रा को राहत महसूस हुई। हालांकि उन्होंने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया था। दरअसल ऐसा नहीं था कि बदलाव नहीं किए जा सकते थे। पेज के नीचे छोटे अक्षरों में एक अनदेखी टिप्पणी की पंक्ति थी। बदलाव करने के लिए सहायक कंपनी के शीर्ष 2 अधिकारियों को एक साथ अनुमति देनी होगी। अल्पविराम। काम पूरा करने के बाद रोहन मल्होत्रा हल्का फुल्का महसूस करते हुए अपने लिए एक धुन गुनगुनाए और कार्यालय से बाहर निकले। वे शायद चले गए हों, लेकिन सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश अभी भी कंपनी में थे। न केवल वे वहां थे, बल्कि दोनों सौरभ चटर्जी के कार्यालय में एक साथ थे। चंद्र जयसिंह के निर्देशों का पालन करते हुए चंद्र प्रकाश तुरंत सौरभ चटर्जी के साथ गठबंधन बनाने गए। बेशक कुछ टटोलने की जरूरत थी। क्या सौरभ चटर्जी वास्तव में रोहन मल्होत्रा से निपटने के लिए दृढ़ थे या केवल असंतुष्ट थे, ये स्पष्ट करना था। चंद्र प्रकाश अपने राय और तर्क प्रिंटआउट के साथ आए, सतह पर सौरभ चटर्जी के साथ सामग्री पर चर्चा करने के लिए। लेकिन प्रिंटआउट के बारे में थोड़ी बात करने के बाद बातचीत जल्दी ही रोहन मल्होत्रा की ओर मुड़ गई। ये रोहन मल्होत्रा हमेशा हद से बाहर रहा है। हाल ही में उसने सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित किया और आपको कोई सम्मान नहीं दिखाया। इसके बावजूद उसे दंडित नहीं किया गया और वह स्वाभाविक रूप से बार बार अपनी सीमाएं लांघता रहा, पूरी तरह से बड़े दृष्टिकोण की अनदेखी करते हुए। इसके अलावा वह हमेशा हम दोनों को निशाना बनाता है। हम भविष्य में अपना काम कैसे करेंगे? चंद्र प्रकाश बोलते बोलते और अधिक नाराज हो गए। उनके शब्दों में कई महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट थे। पहला, सौरभ चटर्जी के सामने रोहन मल्होत्रा को उनके नाम से सीधे पुकारकर श्री रोहन के बजाय वे एक संकेत दे रहे थे। दूसरा, उन्होंने खुद को और सौरभ चटर्जी को एक ही मोर्चे पर रखा। सौरभ चटर्जी चुप रहे, सुनते और चंद्र प्रकाश के मुद्रित दस्तावेज को पलटते हुए, उनकी शिकायतों को अनदेखा करते हुए। चंद्र प्रकाश ने लापरवाही से रोहन मल्होत्रा की कुछ और बार आलोचना की, कठोर शब्दों के साथ नहीं, बल्कि एक जहरीले अंदाज में, ये बताते हुए कि रोहन मल्होत्रा के पास कंपनी के 2 प्रमुख विभागों में वास्तविक शक्ति थी और कैसे अन्य विभाग उन 2 से लाभ उठाकर उनकी स्थिति पर ईर्ष्या भरी नजर रखते थे। ये सौरभ चटर्जी की नस को छूने के लिए था। साथ ही चंद्र प्रकाश का लहजा वास्तविक हताशा का सुझाव देता था, बिना कारण नहीं, क्योंकि यहां तक कि गेमिंग विभाग भी चुपके से उम्मीद कर रहा था कि रोहन मल्होत्रा उसका नेतृत्व करें। क्या यह उनके मुंह पर तमाचा नहीं था? चंद्र प्रकाश को लगा कि उन्होंने जो कई बातें कही, वे बिना कारण नहीं थीं। सौरभ चटर्जी का चेहरा अपठनीय था क्योंकि उन्होंने प्रिंटआउट को नीचे रखा। जब उन्होंने चंद्र प्रकाश की ओर देखा, चंद्र प्रकाश ने सौरभ चटर्जी की आंखों को गहरे उदासीनता से भरा हुआ देखा, भयानक रूप से अशुभ। सौरभ चटर्जी ने उन शब्दों को कैसे नहीं सुना हो सकता था? कोई जवाब न देना यह नहीं था कि वे प्रभावित नहीं हुए थे। श्री चंद्र, हम दोनों स्मार्ट लोग हैं, और जब स्मार्ट लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है, सौरभ चटर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा, एक ठंडी मुस्कान के साथ। ईमानदारी दिखाने के लिए मैं सीधे बात करूंगा। हम रोहन मल्होत्रा को इस बकवास को जारी रखने नहीं दे सकते, हमें कार्रवाई करनी होगी। निर्णायक और प्रभावी कार्रवाई। लेकिन उससे निपटना आसान नहीं है, क्योंकि वह जयपुर मीडिया में हमारी बराबर रैंक रखता है। न तो आप अकेले और न ही मैं अकेले उसे संभाल पाएंगे। आपका मतलब गठबंधन बनाना है? चंद्र प्रकाश ने कहा। गठबंधन बनाना? सौरभ चटर्जी ने अटल निश्चय के साथ सिर हिलाया। ठीक है, चलो गठबंधन बनाएं। चंद्र प्रकाश ने जोर से सिर हिलाया। बिना अनकहे शब्दों की जरूरत थी। निर्णायक और कुशलता से एक एंटी रोहन मल्होत्रा गठबंधन प्रारंभिक रूप से बन गया। तो आगे क्या? हम क्या करें? चंद्र प्रकाश ने पूछा। सौरभ चटर्जी ने दस्तावेज पर थप्पड़ मारा और हंसे। पहले, हमें रोनी की टीम को किसी भी हाल में अंदर नहीं आने देना है। सुनिश्चित करें कि इस बार रोहन को भारी कीमत चुकानी पड़े। दूसरे कदम के लिए यह है कि उसकी सारी वास्तविक शक्ति छीन ली जाए, उसे पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया जाए। अध्याय 360, वाकई में शानदार लेखन। _1। ठीक है, मैं आपकी राय से सहमत हूं। चलो ऐसा करते हैं। चंद्र प्रकाश बहुत संतुष्ट थे। सौरभ चटर्जी द्वारा प्रस्तावित पहला कदम रोनी की टीम को जयपुर मीडिया में प्रवेश करने से रोकना पूरी तरह से उनके हितों के अनुरूप था। सौरभ चटर्जी मुस्कुराए। उन्होंने भी देखा था कि चंद्र प्रकाश और उनकी टीम को इस परिणाम की जरूरत थी। हालांकि रोनी की टीम को मना करना, इस अज्ञात विस्फोटक परेशानी को अंदर आने से रोकना, सौरभ चटर्जी की मानसिकता और हितों के भी बहुत अनुरूप था। इस मामले में ये दोनों पक्षों के लिए जीत की स्थिति थी। रोहन मल्होत्रा ने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बार उनके विरोधी इतनी जल्दी और सीधे एक समूह बना लेंगे। वे अब केवल एक व्यक्ति या यहां तक कि 2 लोगों का सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि एक छोटे समूह का।
रोहन मल्होत्रा इस मामले में कुछ हद तक लापरवाह थे। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने सौरभ चटर्जी और चंद्र प्रकाश के लिए कितनी परेशानी खड़ी की थी। सौरभ और चंद्र का गठबंधन उनकी ताकत को दोगुना कर देता था। उनकी साझेदारी छिपी हुई थी, जबकि रोहन मल्होत्रा खुले में थे। रोहन मल्होत्रा अब निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन ये दोनों अब लोगों और स्थिति दोनों को खेल रहे थे। एक अनजान के खिलाफ साजिश रचते हुए रोहन मल्होत्रा को नहीं पता था कि उनकी मुसीबत अभी और बढ़ गई थी। श्री चंद्र, आपका ये राय और बचाव दस्तावेज काफी कुछ है, संरचना में स्पष्ट, विचारों में सुसंगत, बहुत प्रेरक। सौरभ चटर्जी ने अपने हाथों में प्रिंटआउट को हिलाते हुए प्रशंसा की। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, श्री सौरभ। चंद्र प्रकाश अपनी गर्व को छिपा नहीं सके। इस दस्तावेज के लिए उन्होंने पहले युवराज सिंह और मुरारी यान के साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया था और उनके दोनों सहायकों ने 2-3 घंटे तक सहयोग करके इस पर काम किया था। अंततः उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समायोजन किए थे। सौरभ चटर्जी की प्रशंसा के स्तर तक पहुंचना, चंद्र प्रकाश को लगा कि यह पूरी तरह से योग्य था। मैंने इसे अभी तक अपलोड नहीं किया है, आपके विचार की प्रतीक्षा में था, चंद्र प्रकाश ने मुस्कान के साथ कहा, अपने शब्दों में नम्रता दिखाते हुए। चंद्र प्रकाश ठीक ठीक जानते थे कि सौरभ चटर्जी किस तरह के व्यक्ति थे। वे शक्ति और अपने डिप्टी की अधीनता चाहते थे। इसलिए चंद्र प्रकाश ने इस इशारे से शुरुआत की, सौरभ चटर्जी की जरूरत को संतुष्ट करते हुए। सौरभ चटर्जी खुलकर मुस्कुराए, स्पष्ट रूप से इस पल का आनंद ले रहे थे। और बदलाव की कोई जरूरत नहीं, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। सौरभ चटर्जी ने कहा, खड़े होकर, अपने कंप्यूटर के पास जाकर, और एक दस्तावेज खोलते हुए, श्री चंद्र, इसे देखें और मुझे अपनी राय दें। मुस्कुराते हुए चंद्र प्रकाश पास गए, बैठे नहीं, बल्कि खड़े होकर माउस के साथ दस्तावेज को स्क्रॉल किया। दस्तावेज को जल्दी से स्कैन करते हुए चंद्र प्रकाश की आंखों में जल्दी ही आश्चर्य दिखाई दिया। उन्होंने सोचा था कि उनके और उनके सहायकों ने जो सामग्री तैयार की थी, वह काफी अच्छी थी। लेकिन सौरभ चटर्जी के ड्राफ्ट की तुलना में यह अभी भी कम थी। सौरभ चटर्जी का दस्तावेज तर्कसंगत और अच्छी तरह से तर्कपूर्ण था, न केवल कठोर बल्कि इसमें एक निष्ठा का अंडरटोन भी था, जैसे कि कंपनी और समूह से गहराई से प्यार करने वाले एक समर्पित कर्मचारी की पुकार। यह अविश्वसनीय रूप से प्रेरक था। अद्भुत, पूर्ण, ये वाकई में पूर्ण है। चंद्र प्रकाश अपनी हैरानी को रोक नहीं सके। वे अब कुछ हद तक आश्वस्त थे। पुरानी कहावत है, जितना पुराना अदरक उतना ही तीखा। नेतृत्व में इतने साल व्यर्थ नहीं गए थे सौरभ चटर्जी के लिए, वे वास्तव में कुशल थे, अत्यंत कुशल। चंद्र प्रकाश चुपके से सोचने से खुद को रोक नहीं सके, शैतान विवरण में है, और इस छोटे से मामले से ये देखना मुश्किल नहीं है कि मेरे और श्री सौरभ के बीच अभी भी एक अंतर है। ऐसा नहीं है कि मेरी क्षमता में कमी है, बल्कि मेरे अभिव्यक्ति के तरीके में कमी है। शुक्र है, रोहन मल्होत्रा इस समय चंद्र की सोच से अनजान थे, वरना वे निश्चित रूप से जोर से हंस पड़ते। चंद्र प्रकाश उन लोगों में से थे जो एक कमी को देख सकते थे फिर भी अपनी क्षमता पर दृढ़ता से विश्वास करते थे। स्पष्ट रूप से कहें तो ये घमंडी की नम्रता थी। श्री सौरभ चटर्जी ने एक मुस्कान पहनी थी। वे अंदर से काफी गर्व महसूस कर रहे थे और इसे चंद्र प्रकाश को दिखाना भी, इसमें थोड़ा शेखी बघारना शामिल था। वे अपने इस दस्तावेज से अत्यंत संतुष्ट थे। इन 2 बयानों के साथ मुझे उम्मीद है कि समूह हमारी दृष्टिकोण को स्वीकार करेगा। रोहन मल्होत्रा, तुम अभी भी बहुत घमंडी हो। इस बार हम दोनों के साथ एक साथ लड़ाई छेड़ना। हमें कोई चाल चलने की भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें खुलेआम और निष्पक्ष रूप से कुचल सकते हैं। श्री सौरभ के दिल में थोड़ी विजय का भाव था। पहले उन्होंने रोहन मल्होत्रा के हाथों काफी कुछ सहा था, लेकिन अब उनकी बारी थी ऊपरी हाथ रखने की। चलो इसे अब अपलोड करें, और एक बार रोहन मल्होत्रा अपना अपलोड कर लें, हम इसे सीधे समूह को भेज देंगे। हमें जल्दी ही परिणाम मिलेगा और रोहन मल्होत्रा को एक झटका देगा, फिर हम मौके का फायदा उठाकर अगले कदम पर बढ़ सकते हैं और उसे अप्रत्याशित रूप से पकड़ सकते हैं। श्री सौरभ ने हंसते हुए कहा, श्री चंद्र, आपके पास अपने दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक प्रति है ना? आप पहले अपना अपलोड करें। मैं रोहन मल्होत्रा को फोन करूंगा, उन्हें जल्दी करने के लिए। हम उन्हें आराम नहीं करने दे सकते। ठीक है। चंद्र प्रकाश मुस्कुराए और श्री सौरभ के कंप्यूटर पर काम शुरू किया, जबकि श्री सौरभ ने मुस्कान के साथ अपना फोन उठाया और रोहन मल्होत्रा का नंबर डायल किया। हेलो, क्या ये श्री रोहन हैं? ये सौरभ चटर्जी हैं। फोन कनेक्ट होने के बाद श्री सौरभ की मुस्कान फीकी पड़ गई, उनका चेहरा गंभीर हो गया और उनकी आवाज में और बल आ गया। आप कहाँ हैं? घर पर। क्या आपने अपना राय बचाव पूरा कर लिया है? इसे आज तक के सबसे देर से अपलोड करना होगा। चंद्र प्रकाश ने श्री सौरभ को फोन पर जल्दी करने का आग्रह करते हुए सुना, जबकि वे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उनकी योजना थी कि रोहन मल्होत्रा पर दबाव डाला जाए, उन्हें मजबूर किया जाए, ताकि सुनिश्चित हो कि उन्हें आसानी न मिले। यह जरूरी है, हमें जल्दी करनी होगी। आप, श्री सौरभ की ऊंची आवाज अचानक रुक गई।
चंद्र प्रकाश उनके आगे बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब अचानक कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने उत्सुकता से ऊपर देखा, केवल ये देखने के लिए कि उनकी नजर तुरंत स्क्रीन पर टिक गई। ये कुछ और नहीं था। डिस्प्ले पर दिखा, रोहन मल्होत्रा पहले ही अपलोड कर चुके थे। इतनी जल्दी? चंद्र प्रकाश हैरान थे। दूसरी ओर श्री सौरभ ने हैरानी में फोन काट दिया। अविश्वास में बुदबुदाते हुए उन्होंने कहा कि वे कर चुके हैं। हाँ, यहाँ स्क्रीन पर है, चंद्र प्रकाश ने भी बुदबुदाया। इतनी जल्दी? यह आदमी वाकई इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। क्या उसे सचमुच लगता है कि वह अपने कारणों से समूह के लोगों को आसानी से मना सकता है? कितना घमंडी! श्री सौरभ ने ठंडे स्वर में तंज कसा। घूमकर देखने के लिए, देखते हैं कि क्या वह वाकई अपने 1000 शब्दों से फूल उगा सकता है। न तो श्री सौरभ और न ही चंद्र प्रकाश के पास संपादन की अनुमति थी, लेकिन उनके पास देखने की अनुमति थी। वे एक साथ सट गए क्योंकि चंद्र प्रकाश ने दस्तावेज खोला। उनकी आंखों और भौहों में उपहास के साथ उन्होंने देखा कि रोहन मल्होत्रा ने क्या लिखा था। कुछ ही सेकंड में श्री सौरभ और चंद्र प्रकाश के चेहरों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए, उपहास से आश्चर्य में, आश्चर्य से स्तब्धता में। ये पता चला कि वह वाकई शब्दों से फूल उगा सकता था। शानदार बयानबाजी। महज 1000 शब्द, फिर भी उनमें एक अविश्वसनीय जादू सा प्रतीत होता था, जो पाठक को एक ही बार में पढ़ने के लिए मजबूर करता था। सब कुछ इतना तर्कसंगत, इतना निर्विवाद, अत्यधिक प्रेरक और पर्याप्त औचित्य के साथ लगता था। पढ़ने के बाद श्री सौरभ खुद को रोनी की टीम को स्वीकार करने के लिए झुका हुआ महसूस करने से रोक नहीं सके, भले ही इसका मतलब पूरे 5 मिलियन यूरो का भुगतान करना हो। क्या ये किसी इंसान ने लिखा है? क्या उसने ये लिखा? श्री सौरभ और चंद्र प्रकाश अविश्वास में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। फिर एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों को थोड़ा शर्मिंदगी और हताशा महसूस हुई। वे अभी पहले एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे और रोहन मल्होत्रा का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लेखन के मामले में वे बहुत पीछे थे। नहीं, हम इस दस्तावेज को समूह तक नहीं पहुंचने दे सकते। श्री सौरभ अचानक चिल्लाए, श्री चंद्र, हमें इसे संपादित करना होगा।